हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। दोस्तों, फाड़ू चैट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसके मल्टीपल रिवीजन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी फाड़ू चैट बुक 11 घंटे में रिवाइज की हुई है। बड़ा प्यारा वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए केक वॉक है, उनको बहुत मज़ा आता है। जिन्होंने रेगुलर बैच या जिन्होंने एग्जाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वो। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को वो नहीं जम पाता क्योंकि वो फास्ट होता है। इसी को ध्यान में रख के हमने और एक सीरीज़ लाई है बेटा। ये सीरीज़ में हम लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया है और हल्का-सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है। तो उससे थोड़ा-सा बेहतर है। आप इसको 1 आध 2 बार कर सकते हैं और फिर आप 11 घंटे वाली वीडियो के ऊपर आप जाइए, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ में अच्छा डिस्कशन चाहते हैं तो अभी भी मैं बोलूँगा कि आप रेगुलर या एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बूस्टर एक बार कर सकते हैं और फिर ये रिवीजन रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते रहिए। मैं ये पूरे वीडियो में फाड़ू चैट बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसको आप यू कैन टेक इट फॉर अभी तो 199 में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे मिल जाएगी, ठीक है? एन्जॉय करिए और आपको कैसा लगा ज़रूर प्लीज़ आपके प्यारे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सबको बताइए सीरीज़ के बारे में ताकि सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। ये सेकंड शेड्यूल में आइए। सेकंड शेड्यूल बेटा सिंपल सा, यहाँ पर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में आइए थोड़ा फ्लेवर चेंज कर रहे हैं शॉर्टकट का हम लोग। फ्लेवर अगर चेंज करेंगे हम लोग शॉर्टकट का, ठीक है? सबसे पहले क्रिस गेल आपको दिख रहे हैं, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन। उसके बाजू में रोहित शर्मा, उसके बाजू में फ्लिंटॉफ, उनके बाजू में सचिन, उनके बाजू में एमएसडी। क्लॉज नंबर 1 क्रिस गेल। कौन अगर ये पार्ट 1 बेटा प्रैक्टिस वालों के लिए, अगर सीए इन प्रैक्टिस कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करेगा वो पॉइंट कवर्ड है। रोहित शर्मा रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं बिना एग्जामिनेशन के, वो पॉइंट यहाँ पर कवर्ड है। फ्यूचर एस्टीमेट पे गलत रिपोर्ट दे रहे फ्लिंटॉफ, फ्यूचर एस्टीमेट्स। सचिन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जहां पर है वहां पे ओपिनियन दे सकते हैं क्या हम लोग देखेंगे। एमएसडी मटेरियल ओमिशंस है, मटेरियल फैक्ट्स का ओमिशन है, वहां पे गलती हो रही है सीए के हाथ से, देखेंगे बेटा। फिर 4 आपके भाई बेटा, 5 5 आपके क्रिकेटर्स हो गए। क्रिस गेल कॉन्फिडेंशियलिटी, रोहित शर्मा रिपोर्ट साइनिंग, फ्लिंटॉफ फ्यूचर एस्टीमेट, सचिन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, एमएसडी मटेरियल फैक्ट का ओमिशन। अब ये 4 स्पोर्ट्स है बेटा, इमेज दिमाग में रखो। ये आपकी कारें दिख रही है, मोटर कार रेसिंग, फिर आपको एक बॉल दिख रहा है, एक हैंड ग्लव दिख रहा है व्हाइट कलर का, गोल्फ। फिर उसके बाजू में आपको एक बंदा फुटबॉल को किक कर रहा है, सॉकर। फिर एक बंदा, ठीक है, एरो लेकर है, आपका बो एंड एरो लेकर है, आर्चरी। फिर एक बंदा बास्केटबॉल। मटेरियल आपका मोटर कार रेसिंग, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आप चुप बैठे हो, गया मिसकंडक्ट। गोल्फ ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, मिसकंडक्ट। सॉकर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं ली, मिसकंडक्ट। आर्चरी ऑडिट प्रोसीजर फॉलो नहीं की, मिसकंडक्ट। बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल आपने अलग बैंक अकाउंट यूज नहीं किया, देखेंगे हम लोग, मिसकंडक्ट। 5 5 के थे बेटा, अब पार्ट 2 में 5 है, एक तो नया क्लॉज है। अब वापस इमेज, कॉम्बिनेट्स विद कपिल, टाइम पास करना है क्रिकेट, कॉम्बिनेट्स विद कपिल। उसके बाजू में देखो आपको देखो कैंडी क्रश, उसके बाजू में फेसबुक, उसके बाजू में मोबाइल फोन, और उसके बाजू में एक बंदा सो रहा है, सो रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेट्स विद कपिल। आप कॉन्ट्रावेन करते हो सीए एक्ट, उसके रेगुलेशन, कोई भी गाइडलाइंस, तो यहां फंस जाओगे। आप कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, अच्छा कॉन्ट्रावेंशन बोला, अभी कॉन्फिडेंशियलिटी, जो बंदा जॉब कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करेगा तो कैंडी क्रश में जाएगा। प्रैक्टिस वाला ब्रीच करेगा तो क्रिस गेल में जाता है, देखेंगे बेटा। फेसबुक फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे तुम कुछ लोगों को, हम देखेंगे किसको फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे, वो 4+4 पढ़ के आते हैं ना, वो यहां पे आते हैं, उनको झूठी बातें बोलोगे, गए, मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मोबाइल फोन, पैसा चुरा के भाग गए, मनी डिफॉल्केशन, आपका अदर मिसकंडक्ट। आराम कर रहे हैं, आराम आराम। ऑडिटर अगर कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं कर रहा है तो वापस मिसकंडक्ट। ये बेटा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही है। कॉन्ट्रावेन करना सीए एक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, मनी डिफॉल्केशन एंड सो ऑन। अब मैं अगर शेड्यूल 3 की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर चीजें सॉरी बेटा, मेरा ध्यान कहीं और। पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल, पार्ट 3 की बात करता हूं, एक ही क्लॉज है अदर मिसकंडक्ट का, देखेंगे बेटा। आइए आइए पहले हम लोग आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे। लेट्स कम टू कॉन्फिडेंशियलिटी। सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को भी देता है तो। दो ही एक्सेप्शन है, रिक्वायर्ड बाय लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरा, अगर इफ परमिटेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट परमिशन दे, तुम जाके बता दो इनको, उनको सबको बता दो तो कर सकते, दो एक्सेप्शन है।
तो क्लॉज नंबर 1 कॉन्फिडेंशियली प्रोटेक्ट करता है। वैसे आपका सेक्शन 126 है ऑफ एविडेंस एक्ट, वो जो सेक्शन 126 है ना, वो भी आपका कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करता है। वो बोलता है कि अगर लॉयर्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, ऐसे प्रोफेशनल्स को इनको अपॉइंट किया है लिटिगेशन के लिए, केसेस के लिए, उनके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है क्लाइंट से, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। मतलब सेक्शन 126 भी प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर एक और बात, लेकिन बहुत सारे लॉ ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉड हुआ बताओ, ये हुआ बताओ, बताओ बताओ, जो बताने के बारे में बोलते हैं। तो कभी कभी लॉज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, खास करके जब अनलॉफुल इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो आपको लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी कि लॉ को फॉलो करके कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करूं कि लॉ को फॉलो करके रिपोर्टिंग करूं। ठीक है, तो बता रहे क्लॉज 1 इज फॉर प्रोटेक्शन, सेक्शन 126 फॉर प्रोटेक्शन, बट देन से सम लॉज जो ब्रीच करने के लिए बोलते हैं, अगर कभी क्लैश हुआ तो एडवाइस लेकर आगे बढ़ो। फिर परमिशन, आपके प्रोफेशनल ड्यूटी, भाई आपको रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स बनाना आपका काम है। लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, अग्रीमेंट्स के हिसाब से जो भी लिखना है बिंदास लिखो, उसमें आपको ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस की चिंता नहीं। भाई रिपोर्ट बनाते वक्त जो लिखना है लिखना ही पड़ेगा, सर्टिफिकेट जो बदला लिखना है लिखना ही पड़ेगा। परमिशन किससे लेंगे? प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में बीओडी एमडी से लो। हाँ, अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी में आपके वर्किंग पेपर एक बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। पूरी तरीके से ऑडिटर इसका मालिक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं किसी के साथ में कुछ भी शेयर करने की। शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करो। कभी लगेगा बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन है तो डॉक्यूमेंट शेयरिंग के बारे में सोच सकते हो, बाकी तुम मालिक हो। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट किया गया वैसे वर्किंग पेपर को प्रोटेक्ट किया गया। रिपोर्ट, भाई सीए इन प्रैक्टिस बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो रिपोर्ट साइन करता है, अनलेस इट इज एग्जामिन। भाई इसको एग्जामिन या तो सीए खुद ने करना चाहिए, प्रैक्टिस वाले ने, या तो उसके पार्टनर ने करना चाहिए, या तो उसके एम्प्लॉय ने करना चाहिए, अनदर सीए इन प्रैक्टिस ने करना चाहिए। भाई साहब साइन करने के पहले चारों में से किसी ने एग्जामिन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, फिर ही साइन करो, फिर ही आपने साइन करना चाहिए ना। इसमें हु हैज डन, यहां पे पूरा फोकस है कि एग्जामिनेशन हुआ है कि नहीं, सही बंदे ने एग्जामिनेशन किया कि नहीं किया। ठीक है, आर्टिकल का एग्जामिनेशन, रिलेटिव का, दोस्तों का एग्जामिनेशन वैलिड नहीं होता। अब नाउ क्लॉज नंबर 3, फ्लिंट ऑफ फ्यूचर एस्टिमेट्स। फ्यूचर सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर ये जो फोरकास्ट की हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फोरकास्ट, अगर वो फोरकास्ट के ऊपर, फ्यूचर फोरकास्ट मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर वो गारंटी देता है, श्योरिटी देता है, ही वाउचेस एक्यूरेसी, वो बोलता है एक्यूरेट है, ऐसा होने वाला है। इफ ही वाउचेस एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब सब आगे बेटा, फ्यूचर की सारी चीजें आगे। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड में उसके लिए वर्ड प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे फोरकास्ट मतलब फ्यूचर की चीजें। अगर वो वाउच करता है एक्यूरेसी, ऐसा होने वाला है, गारंटी, श्योरिटी देता है, ही इज गिल्टी। ज्यादा से ज्यादा तुमको कुछ रिपोर्ट बनानी तो बनाओ ऐसे ही 3400 के हिसाब से, उसमें बोला है कि भैया अजम्पशंस की रीजनेबलनेस पे बात करना। तो क्लॉज नंबर 3 बोलता है भाई साहब बी केयरफुल अबाउट फ्यूचर फोरकास्ट, ऐसे ही 3400। उसके साथ साथ में कुछ गाइडेंस नोट भी लगा डालो। एक गाइडेंस नोट था 90 फोरकास्ट का 98 पे, अब वो काम का नहीं बेटा, उसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन वो क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट के डेटाबेस में क्वेश्चन है, पहले क्या था, एक ही सीए बनाएगा फोरकास्ट और एक ही बंदा साइन करेगा, ऐसा अलाउड था। जब से 3400 आएगा, बनाएगा मैनेजमेंट, हम सिर्फ एग्जामिन करेंगे। तो ये कहानी पता होनी चाहिए। इसके अलावा गाइडेंस नोट है ऑन रिपोर्ट्स इन कंपनी प्रोस्पेक्टस, वो भी। तो आप जब आप क्लॉज 3 लगाओ तो क्लॉज 3 के साथ आप ऐसे 3400 और गाइडेंस नोट्स ऑन रिपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टस, ये सब साथ में लगाना चाहिए। केस में अगर क्लैरिटी नहीं है कि वर्डिंग्स क्या है, तो कंडीशनल आंसर। क्लैरिटी है तो अच्छा, क्लैरिटी के हिसाब से जवाब दो, गिल्टी है कि नहीं। क्लैरिटी नहीं है तो कंडीशनल। कंडीशनल मतलब ऐसा हुआ तो, अगर अप्रोप्रिएट रहा वर्डिंग तो सब बढ़िया है, इनअप्रोप्रिएट तो गलत है, एंड सो ऑन। एक छोटा सा केस डिस्कस है यहाँ पे। एक बंदे ने 97 रिपोर्ट साइन मार डाले भाई, ठीक है, वर्डिंग्स बराबर नहीं थी, मिसकंडक्ट हो गया। क्लॉज नंबर ग्रॉस निग्लिजेंटली काम किया था, 7 में भी मिसकंडक्ट हो गया। जानकारी नहीं ली थी, 8 में भी मिस। बहुत कम जगह लगते हैं 3 क्लॉजेस, 3, 7, 8, ऐसा का ऐसा अगर आया तो 3, 7, 8 में मिसकंडक्ट बोल दिया वहां पर। तो दोस्तों क्लॉज नंबर 4 बड़ा प्यारा सा क्लॉज है, एकदम सिंपल सी बात बोलिए कि अगर सीए इन प्रैक्टिस ओपिनियन देगा ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जहां पे उसका, उसके पार्टनर का या फर्म का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है,
20% और मोर पैसा लगा हुआ है तो इट विल बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इन शॉर्ट, जहां पे तुम्हारे लोगों का पैसा लगा हुआ है 20% और मोर, वहां पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते, एंड दैट्स वेरी फेयर। इंडिपेंडेंस इश्यूज है, इसलिए यहां पे मिसकंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जितना क्लॉज में लिखा है उतना ही कवर होता है, तो ऐसा नहीं है। क्लॉज के अंदर लिमिटेड बात लिखी हुई है। क्लैरिफिकेशंस में बताया, आप कोई भी अश्योरेंस सर्विस करो, कहीं पर भी जब आप रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कमेंट करोगे, आप अटेस्टेशन फंक्शन करोगे, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट्स, साइनिंग फॉर्म्स एक्सेट्रा, कहीं पर भी करोगे वहां पे लग जाएगा। मतलब जहां पर भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वहां पे ये सारे काम नहीं करने। लेकिन जहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वहां पे कंसल्टेंसी दे सकते हो। यस, देखो कंसल्टेंसी है ना, वो इतना सेंसिटिव नहीं है। कंसल्टेंसी में इंडिपेंडेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कंसल्टेंसी बिंदास दो, जहां पे तुम जुड़े हो वहां पर भी। आप इंटरनल पर्पस के लिए काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर है या आपका सीए एम्प्लॉय, आप चार्ट अकाउंटेंट हो, अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो, इंटरनल पर्पस, भले ही आपका पैसा लगाओ, इंटरनल पर्पस वाले काम तो तुम कर ही सकते हैं। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ इंटरनली सर्कुलेट हो रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है, तो ग्रेट। तो सभी अश्योरेंस सर्विस को लगेगा, कंसल्टेंसी को नहीं लगेगा। और अगर कंपनी के अंदर इंटरनल कुछ डिस्कशंस हो रहे, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे, उस पे सीए एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां पर भी नहीं लगेगा। इसके अलावा इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ, इसी पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किए, इस पे क्वेश्चन भी आते बेटा। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वाइल्ड राइस लिमिटेड, क्या शॉर्टकट है? आइए, एस स्टैंड फॉर सेक्शन 288। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 288 है, और वहां पर बोला है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्वालीफाई होता है अंडर सेक्शन 288, वहां पे बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशंस दिए, अपने कोर्स में नहीं बेटा, तो फिर वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन वापस ये पॉइंट भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट से क्लोज है, इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनल ऑडिटर, बहुत सारे इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ बहुत क्लोजली काम करता है, उनके बेनिफिट के लिए काम करता है, वो जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। ऐसे भी अब जीएसटी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है मॉडल में, तो हमने भी ले लिया, जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता। फिर वाइल डब्ल्यू राइटिंग बुक्स, जो बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता, क्वाइट लॉजिकल, इंडिपेंडेंस इश्यूज। फिर इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, तो कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है। लिक्विडेटर, कंपनी को बंद करते वक्त एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेशन बनता है, बचपन में कभी बनाया होगा, इसका ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। तो लिक्विडेटर ऑडिटर नहीं बन सकता, अगेन इंडिपेंडेंस इश्यूज। डायरेक्टर ऑडिटर नहीं बन सकते, तो हम कंपनीज एक्ट में पढ़कर आते हैं। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, व्हाट एक्स्ट्रा दे हैव सेड दैट, कि 2 साल डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद में भी, फिर वो रेजिग्नेशन हो या फिर वो टेन्योर कंप्लीशन हो, छोड़ने के बाद में भी 2 साल तक कूलिंग पीरियड रहेगा, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कब आपने डायरेक्टरशिप छोड़ी वो इंपॉर्टेंट है। आर फॉर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को कॉस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आप उसके ऊपर अटेस्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इस पे केस भी, अटेस्टेशन नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिटर वापस टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। कंसल्टेंसी काम बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलेटरी वहां पर भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करो, लेकिन इंडिपेंडेंस इश्यूज हो रहे तो भी चलता है। अच्छा, आप एक ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, आप होल्डिंग कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी सब्सिडरी के लिए काम कर रहे हो, आप दूसरे सब्सिडरीज और कंपनी जो ग्रुप में है अंडर सेम मैनेजमेंट, उनका आप ऑडिट नहीं कर सकते। जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय हो उनका ऑडिट तो कर ही नहीं सकते, कंपनीज एक्ट में लिखा है। बाकी ग्रुप कंपनियों का भी ऑडिट नहीं कर सकते, यहां पे लिखा है। लेक्चरर खुद अपने कॉलेज का ऑडिट नहीं कर सकता, ट्रस्टी खुद अपने ट्रस्ट का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। रिलेटिव्स के बारे में एक बात बोल दूं बेटा, रिलेटिव्स के पास में अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो ऑडिट नहीं कर सकते। पहले ऐसी बात लिखी हुई थी हमारे काउंसिल गाइडलाइन 2008 में, अब वो पॉइंट निकल गया है, ठीक है, वो पॉइंट निकल चुका है। तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, बताओ मैं। दूसरा, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, अगर रिश्तेदारों के पास, अगर रिश्तेदार कंपनी में बड़े पोजीशन पे बैठे, डायरेक्टर ऑफिसर बनकर, तो आप वहां पे ऑडिट नहीं कर सकते। तो रिलेटिव्स के लिए डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में लिखा है रिलेटिव्स का पैसा लगा हुआ है, अगर शेयर होल्डिंग इज मोर देन 1 लाख तो काम नहीं कर सकते, रिलेटिव्स का पैसा लगा है, रिलेटिव्स बड़े पोस्ट पे तो काम नहीं कर सकते, ऐसा कंपनीज एक्ट में तो लिखा हुआ है बेटा। भले वो पॉइंट निकाल दिया हो आज की डेट में, लेकिन अगर कहीं पर भी रिलेटिव का क्लोज कनेक्शन है तो हम ऐसा बोलेंगे इंडिपेंडेंस इश्यूज है और वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपके शॉर्टकट में, सचिन के बाद MS धोनी, मटेरियल ओमिशन,
अगर सीए इन प्रैक्टिस को पता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल ओमिशन से बड़ी बड़ी बातें गायब है, ही वॉज नोइंग इट, फिर भी वो उसको रिपोर्ट नहीं करता प्रॉपर तरीके से, जैसे जरूरत है वैसा नहीं करता, ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एसेट साइड में चार्ज था एसेट्स पे, वो बताया नहीं है, पता था उसको, ही वॉज नोइंग इट, फिर भी नहीं बताया। लाइबिलिटी साइड में सिंकिंग फंड गायब है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड गायब है, बताया था उसने, ठीक है, बताने के बाद में भी इसने मतलब पता था फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं किया। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, खुद की कंपनी की एक ट्रस्ट है, वहां से लोन लिया है, एसेट खरीदा, दोनों नहीं बताया। मटेरियल ओमिशंस अगर सीए इन प्रैक्टिस नोइंगली नोन होने के बाद में भी रिपोर्ट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से तो फंस जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है मटेरियल चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसे 320 लगता है। कोई भी आइटम देखो बैलेंस शीट के लिए मटेरियल है क्या, पीएनएल के लिए मटेरियल है क्या, कभी कभी कोई चीज ऐसा हो सकती है कि जो बैलेंस शीट के लिए मटेरियल नहीं है लेकिन पीएनएल के लिए मटेरियल हो, देखो मटेरियल है कि नहीं। वैसी क्लॉज नंबर 6 वेरी क्लोजली कनेक्टेड। अगर सीए इन प्रैक्टिस को पता चलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो उसने रिपोर्ट करना चाहिए, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो फिर यहां पे मिसकंडक्ट हो जाएगा। इन सब में एक और चीज कॉमन है कि भाई जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोले, इट इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे यहां पर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत है, लाइबिलिटीज अंडरस्टेटेड है, आपने बताया नहीं, मिसकंडक्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लिखकर आप दे रहे हो, उसमें गलत बात है, अगर आपको ये बात पता थी तो मिसकंडक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में बताया नहीं जाता कि नोन था कि नहीं था। आईसीआई ने यहां पे थोड़ा अलग सा अजम्पशन लिया कि भाई सीए को पता ही नहीं था ये बात, और नॉट मिसकंडक्ट बोला था इनकम टैक्स अथॉरिटीज के केस में। तो आप लेकिन जो भी अजम्पशन लो क्लियर कट लिखो। बैंक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगता है कि लोन का पैसा बराबर यूज किया कि नहीं, उसमें बहुत सारी बातें मिसिंग थी या उसमें बहुत सारी बातें गलत थी, फिर भी रिपोर्ट नहीं किया, क्लॉज नंबर 6 में गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट भेजी उसमें गलतियां, बैंक को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजी वहां पे गलतियां है, अगर आप बोलोगे नहीं इट विल बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्लॉज नंबर 7 बेटा ग्रॉस निग्लिजेंस पे, सीए इन प्रैक्टिस को अपॉइंट किया लेकिन इधर प्रैक्टिकल फ्लो में वो काम करने जा ही नहीं रहा यार, कितनी बदतमीजी है। या फिर वो काम करने नहीं जा रहा है, काम करने गया तो फेल टू डिटेक्ट, ऑब्वियस गलतियां पकड़ नहीं पा रहा है, गया टाइम पे काम खत्म नहीं कर पा रहा है, काम खत्म किया तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने से पहले इसने अपनी रिपोर्ट साइन कर ली, गलत। एक ही साल के मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मल्टीपल ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, क्या निग्लिजेंट आदमी है यार। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहा है नोट्स में इंफॉर्मेशन, नोट्स में कोई नोट्स है ही नहीं, कोई अपेंडिक्स ही नहीं है, रिपोर्ट को कैश ऑन डिलीवरी से भेज रहा है, वैल्यू पेड पोस्ट एक ही होता है उसका मतलब, अरे इतना सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ऐसा है, बोले बहुत बुरी बात, ठीक है, मिसकंडक्ट। नाउ क्लॉज नंबर 8, अगर आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, आप सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग से में चेकिंग नहीं कर रहे, ठीक है, आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखकर सिर्फ अपनी रिपोर्ट बना ले रहे हैं, अगर आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लिए बिना कोई भी ओपिनियन, कोई भी अश्योरेंस, कोई भी सर्टिफिकेशन काम करते हो, बुरी बात है, क्लॉज नंबर 8 में जाएगा। जहां पर भी आपकी सबूत की कमी महसूस हुई, आपने सबूत नहीं लिया, क्लॉज नंबर 8 में जाएगा। आप देखोगे तो यार सर ये तो ग्रॉस निग्लिजेंस ही हो गया, बिल्कुल सही, लेकिन स्पेसिफिकली अगर सबूत की कमी है, बिना प्रॉपर सबूत लिए अगर ओपिनियन दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है, रिपोर्ट दी जाए, तो क्लॉज 8। ध्यान सुनिए, अब क्लॉज 8 लगाना, फिर वहां पे बोलना ऑल्सो क्लॉज नंबर 7 एंड क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 7 ग्रॉस निग्लिजेंस एंड क्लॉज नंबर 2 मतलब रिपोर्ट साइन करने से पहले प्रॉपर सही बंदे ने एग्जामिनेशन नहीं किया है। 8, 7, 2 साथ में लगा दो। क्लॉज नंबर 6 और 5 बहुत जगह साथ में लग जाते हैं, जैसे इरेगुलरिटी है, अरे भाई अब ओमिशन ही गलती है, पता नहीं, 5, 6 दोनों लग गए, 5, 6 दोनों लग गए। अगर इरेगुलरिटी बोला हुआ है तो मिसलीडिंग है, पता नहीं ओमिशन है कि मिसस्टेटमेंट है, 5, 6 दोनों लग गए। वैसे ही सबूत की कमी है, 8, 7, 2 लगा देने का। इसके अलावा अगर सबूत की कमी इतनी ज्यादा थी कि डिस्क्लेमर देना चाहिए था, फिर भी ओपिनियन देकर आ गए, बहुत बुरी बात है, फिर क्लॉज नंबर 8 लगता है। एक्सेप्शंस ऑफ लैक ऑफ एविडेंस वेयर सो मच दैट ओपिनियन शुड हैव बीन निगेटेड। निगेट करना मतलब मना कर देना। इस जैसे बहुत फेमस केस है न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन, बिना प्रिंटिंग कैपेसिटी, कितना प्रिंट हुआ, कितना डिस्पैच हुआ, उसके बिना अगर करते हैं तो अगेन दैट इज उसके बिना करते हैं, दैट इज अ
मिसकंडक्ट, ठीक है, क्लॉज नंबर 872 लगा दीजिए। बैंकर्स को सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, क्लॉज नंबर 872 लगा दीजिए। यहां पर इतनी यार सामने के सामने गलती है, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है एक ही बंदे की, आपके पार्टनरशिप में लोन लिया, पार्टनरशिप में लैंड खरीदा था, लेकिन लैंड आ गई प्रोप्राइटरशिप में। अरे मतलब बराबर सबूत नहीं लिए, मतलब निग्लिजेंट थे, मतलब टू भी लगाओ, मतलब एक जगह पे गलती हो गई एक फर्म में, दूसरी जगह पे ओमिशन हो गया, सारे क्लॉज लग गए। क्लॉज नंबर 9 बोलता है अगर आप जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, ऑडिटिंग करने के तरीके अगर आप फॉलो नहीं करते हो, जो जनरली चल रहे हैं एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट के साथ जो नहीं कर रहे हो, इट विल मिसकंडक्ट। बचने का एक तरीका है, अगर आपने कुछ फॉलो नहीं किया और आपके पास जस्टिफाइड रीजन है, प्रॉपर रीजन है, तो आप रिपोर्टिंग करके बच सकते हो। अगर आप फॉलो भी नहीं करोगे और बाद में जस्टिफाइड रीजन के साथ रिपोर्टिंग भी नहीं करोगे, तो मिसकंडक्ट। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ रिपोर्टिंग इज नॉट ए सोल्यूशन, जस्टिफाइड रीजन की रिपोर्टिंग होगी, दैट इज सोल्यूशन, दैट इज अ सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं क्लॉज नंबर 9 की, यहां पे तो यहां पे एग्जांपल्स, बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के, बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के अगर आप इफ यू आर गोइंग टू डू लिस्टेड कंपनी के ऑडिट, ये गलत है बेटा, मिसकंडक्ट। आप साइन मार रहे हो, एमआरएन एफआरएन नहीं डाल रहे हो, मतलब ऑडिट से रिलेटेड चीजें अगर आप फॉलो नहीं करोगे, मिसकंडक्ट। यूडिन नंबर नहीं डाल रहे हो, मिसकंडक्ट। क्लॉज नंबर 10 बेटा, सीए इन प्रैक्टिस, सीए फर्म्स ने क्या करना चाहिए, दो तरह के बैंक अकाउंट रखने चाहिए अपने रेगुलर ऑपरेशंस, जहां पे कमाई हो रही है, फीस आ रही है, खर्चे हो रहे हैं, उसके लिए एक अकाउंट रखना चाहिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखना, उनके नाम पे होता है, लेकिन जिसमें क्लाइंट के बाकी पैसे आएंगे। क्लाइंट ने बोला कि ये पैसा लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस करना है, एक साल में धीरे धीरे करके एडवांस टैक्स पे करना है, या फिर ये पैसा इन्वेस्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर पैसा आया है किसी से, इन्वेस्टमेंट बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर क्लाइंट को देना है कुछ दिनों में, अभी वो इंडिया के बाहर गए, बाद में दे दूंगा उसको। ऐसा पैसा ऑपरेशंस वाले अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, सेपरेट अकाउंट में जाना चाहिए। दो बातें लिखिए, अगर सीए इन प्रैक्टिस फीस, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, रेम्यूनरेशन के अलावा जो पैसा मिलता है अगर सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखेगा, तो मिसकंडक्ट। दूसरा, जो भी पैसा मिला है खर्चे के लिए या फिर आगे किसी एक्टिविटी के लिए, रीजनेबल टाइम में कर दो। रीजनेबल टाइम में खर्चा या इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो गए। सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा, गए। यूटिलाइजेशन नहीं किया, गए, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूंगा बेटा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका बहुत प्यारा प्यारा सा, अब देखो 10 क्लॉज हो गए अपने, क्लॉज फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के 10 क्लॉज हो गए। पार्ट 2 इज फॉर सीए इन जनरल, मतलब प्रैक्टिस वाले को भी लगेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करे उनको भी लगेगा। अगर आप सीए एक्ट या फिर उसका रेगुलेशन या फिर उसका कोई गाइडलाइंस आप तोड़ोगे, तो यहां पे मिसकंडक्ट है। इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई चीज किसी दूसरे क्लॉज में कवर नहीं हो रही, तो ये क्लॉज लगाओ, क्योंकि लॉ में रूल है स्पेसिफिक ओवरराइड्स जनरल। अगर कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, तो ये क्लॉज में मिसकंडक्ट बोलो। दूसरी बात, हर क्लॉज के साथ जबरदस्ती ये क्लॉज को मत जोड़ो, प्लीज। क्लॉज नंबर 3 की अगर बात करें तो बड़ा प्यारा सा क्लॉज है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 3 के अंदर 2 क्लॉज देख चुके। एक रसगुल्ला था, नॉट रिप्लाइंग, रिस्पॉन्डिंग, और एक उसके बाजू में था टेंडर और बाकी सब चीजों में झूठ बोलते हो। तो अगर आप बड़े लोग आप रिप्लाई नहीं करते हो, 4 इंस्टीट्यूट वाले लोग, 4 डिसिप्लिन मैकेनिज्म वाले लोग, उनको रिप्लाई नहीं करते हो, तो मिसकंडक्ट होता है। और अगर आप टेंडर भरते वक्त, दूसरे सीए इन प्रैक्टिस को अप्रोच करते वक्त, या क्लास 7 में राइटअप करते वक्त अगर आप झूठ बोलते हो, तो कवर होता है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन, रिप्लाई नहीं करोगे तो मिसकंडक्ट होगा, और झूठ बोलोगे तो मिसकंडक्ट होगा। वो दोनों क्लॉज को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पे क्या है, अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सीए इंस्टीट्यूट, उससे छोटा काउंसिल, उससे छोटा कमिटी, उससे छोटा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, या फिर डिसिप्लिन मैकेनिज्म वाले एपेलेट अथॉरिटी, उससे छोटा डिसिप्लिनरी कमिटी, उससे छोटा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, उससे छोटा डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, अगर इन लोगों को झूठ बोलोगे, तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है और एक अलग नया फ्रेश क्लॉज बन गया, अलग क्लॉज बन गया।
ठीक है। इन शॉर्ट, अगर आप बड़े लोगों को झूठ बोलेंगे, 4+4 लोगों को अगर झूठ बोलेंगे तो यहाँ पे क्लॉज 3 में कवर होगा। सीए इन प्रैक्टिस और नॉट, सीए इन जनरल झूठ बोलोगे इन लोगों को तो यहाँ पे कवर हो जाओगे। अगर कंपेयर करेंगे वो 2 क्लॉजेस से, अगर इन लोगों को रिप्लाई नहीं करते हो तो रसगुल्ला में जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 क्लॉज 2। और अगर झूठ बोलोगे टेंडर के अंदर बाकी सब तो वो क्लॉज 3 में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना ये कॉम्बिनेशन है 2 क्लॉजेस का और इसका सिमिलरिटी है वो 2 क्लॉजेस के साथ में। नाउ अगर आप बहुत सारी जगह सी इंस्टीट्यूट बोलता है कि हमारे पास में तुम फॉर्म भेजो, हम आपका एम्पैनल करेंगे, एक लिस्ट मेंटेन करेंगे और ये लिस्ट हम आगे आरबीआई के साथ शेयर करेंगे, बैंक ऑडिट्स के लिए, किसी बाकी अथॉरिटीज के साथ शेयर करते रहेंगे अलग अलग असाइनमेंट के लिए। अगर सीए इंस्टीट्यूट के पास आप एम्पैनलमेंट करा रहे हो बैंक ऑडिट का या कोई भी एम्पैनल, उसमें अगर आप झूठ बोलोगे तो क्लॉज नंबर 3 में कवर हो जाएगा, इट बी कवर्ड हियर। क्लॉज नंबर 4, आप देखिए अपने शॉर्टकट में फेसबुक के बाजू मोबाइल फोन था, मनी डिफॉल्केशन। सीए इन जनरल अगर पैसे की चोरी करता है, डिफॉल्केट करता है, एम्बेजल करता है पैसा अगर एम्बेजल करेगा दोस्तों तो ही विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 4। इसके ऊपर कोई खास केस पूछा नहीं है अभी तक। क्लॉज 5 ऑल टुगेदर नया आया है, बहुत सिंपल सा है। सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो ऑडिट करता है कंपनी का अगेंस्ट विच इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर ही एक्ट्स एज अ ऑडिटर विच इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसके बारे में मॉड्यूल में कोई खास बात दी नहीं है, उसका अभी जो इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है अभी इस वक्त कि सीए इन प्रैक्टिस डिस्क्वालिफाइड था फिर भी वो ऑडिट कर रहा है, ही वॉज डिस्क्वालिफाइड फिर भी ऑडिट कर रहा है। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 5 में डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगा ना, डिस्क्वालिफाइड बंदा। अब क्या हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन में जाना चाहिए? तो अभी हमको नहीं पता सीए इंस्टीट्यूट कितना डिटेल में जाएगा, ये पहला क्लॉज नहीं है। हमारा फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 9 है, वो बोलता है कि अगर कंपनी और एक्सेप्ट करने से पहले आपने देखना चाहिए सेक्शन 139 और 140 फॉलो हो रहा है। इसका मतलब सेक्शन 139 140 हमारे कोर्स में पूरा आ गया और हमको बहुत डिटेल में पूछ रहा है, ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। यहां पे देखने को मिला क्या, दैट वी डोंट नो राइट नाउ, अभी हमको नहीं पता। क्लॉज बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि क्लॉज अमेंडू, क्लॉज नया क्लॉज आया है, तो लेट्स नॉट टेक चांसेस। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भी बेटा मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वीडियो को तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कहीं पे इसके लिंक। लेट्स सी, सेक्शन 141 है कंपनीज एक्ट का, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वहां पे कवर देख लेते हैं। सबसेक्शन 1 बोलता है कि इंडिविजुअल चार्ट अकाउंटेंट जिसके पास में सीओपी है, ही इज क्वालिफाइड टू डू कंपनी ऑडिट। सबसेक्शन 2 बोलता है अगर पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर सी हैविंग सीओपी, दे कैन डू द ऑडिट। लेकिन जब फर्म ऑडिट करे, ध्यान रखना, only that partners who is having COP can act as an auditor and sign financial statement audit report, बस वही कर सकता है ये। बाकी लोग, बाकी पार्टनर्स नहीं कर पाएंगे, बाकी पार्टनर जो CS, CMA, LLB है वो लोग नहीं कर पाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन कब चेक करना है? डिस्क्वालिफिकेशन चेक करना है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के दिन, उसके बाद। उसके पहले क्या था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पहले तुमने कितने खून किए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉइंटमेंट के दिन और उसके बाद हमको डिस्क्वालिफाई चेक करना है। अपॉइंटमेंट के दिन अगर कोई बंदा डिस्क्वालिफाइड होता है, इट्स अपॉइंटमेंट इज वॉइड ab initio। उसके बाद में अगर डिस्क्वालिफाइड तो ऑटोमेटिक रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। आइए, नाउ द मेन चीज, डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में 9 डिस्क्वालिफिकेशंस है। इन बिग प्रॉप्स, आपने रियलिटी शोज देखे होंगे, इन बिग प्रॉप्स देयर इज चैलेंज एंड चांस ऑफ फेलियर। 9 डिस्क्वालिफिकेशन है। बी, बिजनेस रिलेशन की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन। पी, प्रोहिबिटेड सर्विस की वजह से। आर, रिलेटिव बड़े पोस्ट बैठा इसकी वजह से। आप ऑफिसर एम्प्लॉय बनकर बैठे हो, आप पार्टनर एम्प्लॉय हो ऑफिसर एम्प्लॉय के, उस वजह से। सिक्योरिटीज लेकर बैठे हो, सीलिंग लिमिट खत्म हो चुकी है, कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट बनकर बैठे हो, फ्रॉड किया आपने। आइए एक एक को देखते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप, सीए फर्म अगर बिजनेस, उनका बिजनेस रिलेशनशिप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 6 लोग के साथ में। कौन है 6 लोग? कंपनी। कौन है 6 लोग? आपकी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, उसकी को सब्सिडरी, एसोसिएट विच इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, उनकी सब्सिडरी। 6 लोग सबसे ज्यादा। हर 9 डिस्क्वालिफिकेशन है और 9 के 9 के डिस्क्वालिफिकेशन के नंबर ऑफ कंपनीज बदल रही है, इसलिए आपको फोटोजेनिक मेमोरी रखना पड़ेगा, वो बेस्ट तरीका है। अब बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जब भी सीए फर्म कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब और पैसा कमाने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पर्सनल चीजें कवर्ड नहीं है,
कमर्शियल अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं। एक ट्रांजैक्शन भी रहा तो आ जाएगा। साथ में मिलकर बिजनेस करोगे यार, पार्टनर्स बन जाते हैं, जॉइंट वेंचरर्स बन जाते हैं, तो पक्का बिजनेस रिलेशनशिप पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। CACF यू विल गेट डिस्क्वालीफाइड। अगर आप कंपनी के सप्लायर बन जाओगे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो वापस बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सीए रिलेटेड सर्विसेज। अरे सीए वाली सर्विसेज के सप्लायर बनो, एब्सोल्युटली फाइन, शर्त है इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड सीए एक्ट, ठीक है, वो हम ख्याल रखेंगे। अगर आप कमर्शियल कस्टमर बन जाते हो, अपने बिजनेस प्रैक्टिस के लिए आप कमर्शियली सर्विसेज लेना शुरू करते हो, आप उनसे कमर्शियल बेस पे आप रेंट पे ले रहे हो, ऑफिस रेंट पे ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो उनसे, तो फिर फंस जाओगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप आपके क्लाइंट से एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसे बाकी लोग सर्विस तो वैसे रहते हो, प्लस ओनली हैट इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, एयरलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, और ऐसे ही जैसे टेलीकम्युनिकेशन तो ब्रॉडबैंड चलेगा, एयरलाइन तो हेलीकॉप्टर चलेगा, ऐसे इंडस्ट्री में अगर आप सर्विस लेते हो। तीसरा आर्म्स लेंथ, तीनों क्यूमुलेटिव है तो चलेगा, इट इज कवर्ड इन एक्सेप्शन। ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप कमर्शियल ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है, ऑडिटर के बीच में और कंपनी के बीच में, लेकिन सप्लायर में एक एक्सेप्शन है और कस्टमर में एक्सेप्शन है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज, अगर आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज देते हो, देखो पहले में 6 कंपनी थी, प्रोहिबिटेड सर्विस में 3 कंपनी है, कंपनी होल्डिंग कंपनी, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब प्रोहिबिटेड सर्विसेज में क्या आता है, सेक्शन 144 में दिया है। सेक्शन 144 क्या बोलता है, सीएसीए फर्म प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकती है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज में कौन आता है, बैड माफिया। बी फॉर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आप बिजनेस बाइंग सेलिंग में आप कंसल्टेंसी, बिजनेस बाइंग सेलिंग में आप हेल्प कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टमेंट बैंकर, और इसके लिए बाइंग सेलिंग के लिए पैसा रेस करने में हेल्प कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टमेंट बैंकर। ए फॉर एडवाइजरी, फ्री पैसा कहां लगाना वो आप बता रहे हो, वो ये सर्विस, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। मैनेजमेंट सर्विसेज, आप कोई लोकेशन, कोई डिपार्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एक्चुअरियल सर्विसेज, आप फ्यूचर से रिलेटेड चीजें कैलकुलेट करने में मदद कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में कितने लॉस होंगे, कितना प्रीमियम होना चाहिए, एक्चुअरियल सर्विसेज। आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा कंपनी कहां से पैसा रेस करेगी, कितना करेगी, सब कुछ आप देख रहे हो, यू आर सीइंग द कंप्लीट फाइनेंस, ठीक है, वो भी यहां पर कवर होता है। इंटरलॉयड कर रहे हो, वो भी प्रोहिबिटेड सर्विस में आता है। अकाउंटिंग कर रहे हो, वो भी प्रोहिबिटेड। बेसिकली जितने भी काम बहुत ज्यादा क्लोजली इन्वॉल्व है कंपनी के साथ में, बहुत क्लोज इन्वॉल्वमेंट है कंपनी के साथ, उनके लोगों के साथ में, तो इंडिपेंडेंस इश्यूज हो जाएंगे, तो उसको प्रोहिबिटेड सर्विसेज में डाला है। यहाँ पे जो लिस्ट दी, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, यस, ये जो लिस्ट के अलावा टैक्स कंसल्टेंसी, लॉ कंसल्टेंसी, जीएसटी कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त है आपको ऑडिट कमिटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द केस में भी उनसे पहले परमिशन लेना चाहिए। पी भी हो गया दोस्तों। अच्छा, पी में यहाँ पे खास बात, सर्विसेज आप डायरेक्टली भी नहीं दे सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं दे सकते, और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका बिजनेस रिलेशनशिप में भी लगता है। इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, अगर सर्विस देना कॉन्ट्रैक्ट खुद के नाम पे इंडिविजुअल के, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे डी लिखा है। अगर वो बंदा रिलेटिव के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, मान लेंगे इनडायरेक्टली तू ही दे रहा है सर्विस, अपने से एसोसिएट कनेक्टेड पर्सन, अपने से साथ काम करने वाले बंदे के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है, मान लेंगे तू नहीं सर्विस दिया है। कंपनी बनाता है, कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल तेरा है, मतलब तू ही इनडायरेक्टली दे रहा है। ऐसी एंटिटी सर्विस दे रही है, तेरा नाम उनका ब्रांड नेम आपस में मैच करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली तू ही सर्विस दे रहा है। खुद देगा तो डायरेक्टली, रिलेटिव, एसोसिएटेड लोग, कंपनी, एंटिटी, ये बाकी 4 लोग इनडायरेक्टली मानेंगे। ऑडिट फर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, फर्म के खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है डायरेक्टली, ऊपर से कंपेयर करो, ऊपर रिलेटिव्स थे, रिलेटिव्स थोड़ी होते फर्म के, पार्टनर होते, पार्टनर के नाम पे इनडायरेक्टली। अब एसोसिएट कनेक्टेड की जगह अगर पार्टनरशिप फर्म जैसे एलएलपी का कोई पेरेंट है, कोई सब्सिडरी एसोसिएट है, भाई जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, इनके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है इनडायरेक्टली, इन्होंने कंपनी बनाई इनडायरेक्टली, इनका नाम और एंटिटी का नाम मैच हो रहा है, ब्रांड नेम सेम हो रहा है इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विस में लगता है और बिजनेस में भी लगता है, ठीक है। इतना डेप्थ में पूछेंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन अब पढ़ रहे डिस्क्वालिफिकेशन तो पढ़ ही लेते ना अच्छे से भाई, मन में डाउट क्यों होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आर फॉर रिलेटिव, अगर चार्ट अकाउंटेंट का रिलेटिव, डेफिनेशन देंगे बेटा, पहला पॉइंट रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव के डेफिनेशन में करना चाहिए बंदा, सिर्फ एक कंपनी इन्वॉल्व है, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं बस वो कंपनी। तीसरी बात, अगर वो की मैनेजमेंट पर्सन है या डायरेक्टर बनकर बैठा है, ये 3 चीजें जब कवर होती है तो बंदा डिस्क्वालीफाई होता है। रिश्तेदार में कौन आता है,
पिटी करो, फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, ठीक है, ब्रदर स्टेप सिस्टर, सिस्टर स्टेप सिस्टर, सन स्टेप सन उनकी वाइफ, डॉटर डॉटर हस्बैंड। स्टेप डॉटर कवर नहीं है, गुड फॉर हर, डेफिनेशन में कवर नहीं होगी वो, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। एचयूएफ के मेंबर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट स्पाउस, अपने रिश्तेदार प्लस स्पाउस, स्पाउस के रिश्तेदारों को मत जोड़ना, स्पाउस के रिश्तेदारों को मत जोड़ना, ठीक है, स्पाउस अलग से। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, पर्सन अलग से है और फिर उनके स्पाउस अलग से, दोनों के नहीं आएंगे। ये आपको यहां पे डायग्रामेटिकली आपको इसको अलग करना पड़ेगा बेटा, स्पाउस को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ की मैनेजमेंट पर्सन में आपके सब लोग, सबसे बड़ा एमडी, होल्ड एंड डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, सीएफओ, सीएस, एक लेवल बिलो बंदा फुल टाइम काम कर रहा है, बोर्ड उसको कीएमपी मानता है, वो भी कीएमपी में आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना सिर्फ एक कंपनी इन्वॉल्व है, ये डायग्राम आपको याद आएगा। अगर कोई सीए खुद कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय है तो यार तू क्या ऑडिट करेगा, इंडिपेंडेंस इश्यूज है, डिस्क्वालिफाइड। डायरेक्टली ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन इन लोगों के पार्टनर हो, तुम एम्प्लॉय हो, डिस्क्वालिफाइड। अगर तुम इन लोगों के पार्टनर एम्प्लॉय, डिस्क्वालिफाइड। ऑफिसर के पार्टनर एम्प्लॉय, डिस्क्वालिफाइड। एम्प्लॉय के पार्टनर एम्प्लॉय, डिस्क्वालिफाइड। ऑफिसर में की मैनेजमेंट पर्सन छोड़ा, डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी बंदा जिसके इशारे में बोर्ड चलता है, सब ऑफिसर के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑफिसर एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड है, उनके पार्टनर एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड। लेकिन इसके भी अगर चेन बनती है, पार्टनर्स का कोई आगे पार्टनर्स है, एम्प्लॉय का आगे कुछ एम्प्लॉय है, वो लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं है। जो लोग इन्वॉल्व है वो डिस्क्वालिफाइड, उनका एक लेयर डिस्क्वालिफाइड है, उसके आगे और कोई उनसे जुड़े है तो वो पूरी चेन डिस्क्वालिफाई नहीं होती। जब एक बंदा डिस्क्वालिफाई होता है तो फर्म डिस्क्वालिफाई हो जाती है, दैट फर्म नंबर विल गेट डिस्क्वालिफाइड। फर्म डिस्क्वालिफाई हो भी गई तो ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल सीए अपने खुद के नाम पर भी प्रैक्टिस करते बहुत बार। अगर ऐसा है तो जाके देखना पड़ेगा कि वो भी डिस्क्वालिफाइड, बहुत रेयरली ऐसा होगा, फर्म डिस्क्वालिफाई हो गई एक पार्टनर की वजह से, लेकिन उसके अंदर का एक बंदा अभी भी ऑडिट कर सकता है। इट मे हैपन, रेयरली बेटा, ठीक है। आइए, अगर सीए या उनके रिश्तेदार या पार्टनर, ये तीन लोग तीन काम करते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, किसी में भी, या फिर इंटरेस्ट है कंपनी, मेंबरशिप लेते हैं, या फिर इंडेटेड है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मोर देन 5 लाख, या गारंटी सिक्योरिटी दी है किसी को, ऑन गारंटी सिक्योरिटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ एनी थर्ड पार्टी कि भाई तूने पैसे नहीं दिए मैं दे दूंगा, तूने पैसे नहीं दिए मेरा प्लॉट बेच देना, ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 5 कंपनीज आ गई यहां पे, कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, को सब्सिडरी, एसोसिएट, इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर। यहां पे relatives can hold securities or give guarantee, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अप टू फेस वैल्यू 1 लाख। अगर उन्होंने गलती से ज्यादा भी कर लिया तो करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज लेना पड़ता है। इनडेटनेस की लिमिट क्यूमुलेटिव है, तीनों को मिलाकर एंड फॉर और कंपनी मिलाकर, गारंटी की भी क्यूमुलेटिव है, इनकी मिलाकर ये सब कंपनी में, इट्स अ क्यूमुलेटिव लिमिट। सीलिंग लिमिट है, एक सीए ज्यादा से ज्यादा 20 ऑडिट कर सकता है, उसके बाद फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये लिमिट में काउंटिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा 1% कंपनी एग्जेम्प्टेड, स्मॉल कंपनी एग्जेम्प्टेड, डोरमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड, उससे बड़ा प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ एग्जेम्प्टेड। 4 लोगों को एग्जाम मारा है, ठीक है। अगर कोई फर्म में, फर्म की लिमिट कितनी होगी, 20 नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई बंदा फुल टाइम एम्प्लॉय है फर्म में, फुल टाइम एम्प्लॉय पार्टनर, उसकी लिमिट 0, पार्ट टाइम एम्प्लॉय 0, ठीक है। नॉन सीए 0 लिमिट, ऑफकोर्स, क्योंकि उनके पास साइन, ठीक है, साइन करने का पावर नहीं है। अगर एक बंदा मल्टीपल फर्म्स में पार्टनर तो उसके नाम पे 20 ऑडिट के ऊपर नहीं होने चाहिए। आपके गाइडलाइंस में 30 की लिमिट है, अभी आएगा बेटा, वो हम लोग देखेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय फ्रॉड बाय कोर्ट, तो डेट ऑफ कन्विक्शन से 10 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड। इतने डिस्क्वालिफिकेशंस काफी है बेटा, ठीक है ना। सेकेंड शेड्यूल का पार्ट 3 जो सीए इन जनरल सबको लगता है, if you are convicted by court for offense which is punishable for period punishable by imprisonment for period exceeding 6 months। इतना बड़ा पनिशेबल, मतलब ऑफेंस इतना बड़ा है, पनिशेबल मोर देन 6 months, तो यहां पे सेकेंड शेड्यूल में कवर होता है। इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 6 months तो फर्स्ट शेड्यूल में कवर होता है। दोनों क्लॉज है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, बस अगर इंप्रिजनमेंट कन्विक्शन हुआ इंप्रिजनमेंट का, ठीक है, बड़ा वाला ऑफेंस मोर देन 6 months, यहां पे लेस देन 6 months फर्स्ट शेड्यूल में। काउंसिल गाइडलाइंस, 2 गाइडलाइंस हम लोग पढ़ने वाले, काउंसिल गाइडलाइंस 2008 और फिर एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस। आइए, टेक फ्रॉम काउंसिल गाइडलाइंस कहां से, टेक फ्रॉम सीसीएम, सेंट्रल काउंसिल मेंबर होता है, बुलेटिन। टैक्स ऑडिट, भाई सब सीए इन प्रैक्टिस टैक्स ऑडिट कर सकते हैं मैक्सिमम, ये गाइडलाइंस के सबसे मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, असेसीज मिलाकर।
फर्म की लिमिट रहेगी 60 इंटू नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स डेफिनेटली सीए इन प्रैक्टिस वाले पार्टनर्स ही होंगे। काउंटिंग करेंगे मल्टीपल फर्म्स में अगर आप होंगे तो सब मिलाकर 60 क्रॉस नहीं होना चाहिए आपकी लिमिट, सब मिला मतलब इनके नाम पे कितने हैं वो सब ले लो, ठीक है, 60 क्रॉस नहीं होना चाहिए। फिर यहां पे खास बात है लिमिट ऑफ वन पार्टनर कैन बी यूज्ड बाय अनदर, ये बहुत बहुत खास बात है, ठीक है। मतलब अगर 10 लोग हैं तो 10 इंटू 600 की लिमिट है, एक ही बंदा पूरा 600 साइन कर सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, अब हमको लिमिट पता है, फर्म की लिमिट पता है, यूटिलाइजेशन पता है, काउंटिंग मल्टीपल फर्म्स का सब मिलाकर 60 के ऊपर नहीं होना चाहिए अगर एक बंदा मल्टीपल जगह है। 44 एडी, जो छोटे बिजनेसमैन है अगर वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं जाना चाहते तो 44 एडी में ऑडिट होता है। 44 एडी है छोटे प्रोफेशनल प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं जाना चाहते, वहां पे ऑडिट होता है। 44 ए थोड़ा ट्रांसपोर्टर प्रिजम्पटिव बेसिस पे नहीं जाना चाहता तो यहां पे आता है बेटा। तो ये तीनों एक्सक्लूड है, काउंटिंग में नहीं लेंगे ये छोटे 44 एडी, एडीए, एई, ये छोटे ऑडिट से इनको नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट इट इज इंक्लूडेड इन द काउंटिंग तो उसको एक्सक्लूड करो, ठीक है। और कुछ नहीं बोला हुआ है, ऑलरेडी उसको अलग से लिखा हुआ है तो उसको रहने दो, उसको अलग से रहने दो, उसको बराबर पहले से अलग किया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट लीव इट। तो आपको क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में देखना पड़ेगा कि ये अगर बोला है इंक्लूड तो ही इंक्लूड होता है, नहीं तो फिर अलग अलग ही रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस और ब्रांचेस, अगर इनका काम कर रहे हो एक काउंट होगा, मल्टीपल ब्रांच का एक काउंट होगा। दो जॉइंट वेंचर मिलकर एक टैक्स ऑडिट कर रहा है, कंपनी ऑडिट कर रहा है, ठीक है, टैक्स ऑडिट कर रहा है, दोनों में एक एक काउंट होगा। जो भी है रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए ताकि हिसाब पता रहे कि कितनी लिमिट थी, यहां पे कितना यूज हुआ, कहीं और कितना यूज हुआ। जो काम डिस्ट्रीब्यूशन है सोच समझ के करें ताकि क्वालिटी मेंटेन हो अंडर एसक्यूसी 1। माना एक ही बंदा सब कर सकता है लेकिन सोच समझ के करिए। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस, जब आपको कोई ऑडिट का ऑफर आए तो इंश्योर करिए पुराने बंदे ने अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे की ना। अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस मतलब वो फीस जो प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस दिख रही है आपके बैलेंस शीट में विच इज अनपेड, विच इज साइन बाय बोथ ऑडिटर एंड क्लाइंट, दोनों साइन किया। प्लीज डोंट एक्सेप्ट जब तक ये फीस पेमेंट नहीं होता। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं बोला था, बस प्रोविजंस बताए थे एक कंपनी के, उससे समझना था कि फीस पे नहीं हुई है। और दूसरा, ठीक है, ये एक्सेप्शन इसका, अगर सिक कंपनी है तो बिंदास आगे बढ़ो, ये मिनिमम का रूल छोड़ो। सिक कंपनी मतलब वो कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स और मोर रजिस्टर्ड है, 5 साल से लोग धंधा कर रहे हैं। अब ऐसा है कि निगेटिव हो चुका है इनका जो लॉसेस है, वो जो लॉसेस है बेटा वो लॉसेस निगेटिव हो चुके हैं। अगर ऐसा है कि लॉसेस निगेटिव हो चुके हैं, इफ दैट इज द केस, लॉसेस हैव बिकम नेगेटिव, नेटवर्थ हैज बिकम नेगेटिव। इफ नेटवर्थ हैज बिकम नेगेटिव, आपको नहीं लगेगा अनडिस्प्यूटेड, और आपको अनडिस्प्यूटेड मतलब ये आपको अनपेड फीस पे कराना फंडा नहीं लगेगा, ठीक है। क्लॉज 8 को भी रेफर करना पड़ेगा आपको। कंपनी ऑडिट में सब कुछ सेम है। कंपनी ऑडिट में अब सुनिए ध्यान से, देखो कंपनीज एक्ट में 20 की लिमिट है, काउंसिल गाइडलाइंस में 30 की लिमिट, फर्क कहां पड़ता है? वहां पे 20 की लिमिट है, लेकिन अच्छी बात क्या, 4 एक्सक्लूजन है। एक चीज माइनस है, एक चीज प्लस है, एक डिसएडवांटेज एक एडवांटेज। यहां पे 30 की लिमिट है, ये एडवांटेज लगता है लेकिन एक डिसएडवांटेज है, 2 ही एक्सक्लूजन है। 1% डॉर्मेंट कंपनी, तो आपका कंपनीज एक्ट अलग लिमिट देता है, ये अलग लिमिट देता है। यहां पे लिमिट अलग, वहां पे लिमिट अलग, दोनों कंपनी ऑडिट की लिमिट्स दे रहे हैं लेकिन दोनों के लिमिट्स अलग है, दोनों के एक्सक्लूजन्स अलग है, दोनों में एक पॉजिटिव एक निगेटिव पॉइंट है। सर हमने क्या करना, प्रॉब्लम साइलेंट है तो 20 की लिमिट के हिसाब से सॉल्व करो, आज तक 20 का ही आया हुआ है सर, लेकिन दोनों के हिसाब से सॉल्व करने का बोला तो क्या करेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग अप्लाई करो। पहले देखो 20 के हिसाब से क्या कर सकते हैं, फिर 30 के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आंसर आपको मिलेगा। दोनों में से जो लोएस्ट है वो करो, अगर आप लोएस्ट नंबर ऑफ असाइनमेंट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली दोनों को फॉलो कर ही लोगे। लोअर ऑफ द 2 सिलेक्ट करके चलो, कभी आया तो आज तक पूछा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। देखो आपको ट्रेडिशनल काम करना है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग टैक्सेशन, आपको फॉर्म बनाना पड़ता है, फॉर्म बना के कर सकते हो काम। लेकिन आपको कंसल्टेंसी काम करने हैं तो एक बहुत रिवोल्यूशनरी चीज है, बिग फोर्स को कॉम्पीट करने के लिए, सबको कॉम्पीट करने के लिए आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बनाते हो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, बहुत सिंपल है। पहले नाम का अप्रूवल लेना पड़ेगा आरओसी से और आईसीआई से, दोनों से नाम का अप्रूवल लो, फिर दोनों के पास में रजिस्ट्रेशन करवाओ, बेस्ट बन गई आपकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। जो बनेगी सिर्फ एक पर्पस के लिए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। इसमें आप अकाउंटिंग की सर्विस नहीं दे सकते, आप अकाउंटिंग सर्विस नहीं दे सकते, पहले ही सी एक्ट ने बैन करके रखा है। आप ऑडिटिंग सर्विसेज नहीं दे सकते, कंपनीज एक्ट में बैन करके रखा हुआ है।
ठीक है। आप इसमें टैक्स एक्सक्लूजन है, टैक्स सर्विसेज, आप अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग नहीं, टैक्स नहीं, मनी सेंसिटिव जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिटर, लिक्विडेटर, रिसीवर, ये काम भी नहीं कर सकते। सिर्फ कंसल्टेंसी करो, बाकी ये सब सेंसिटिव काम छोड़ दो। वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर्स किसके पास में भी रहे, खुद के पास शेयर्स, खुद के पास शेयर्स, पार्टनर्स के खुद के पास शेयर्स, पार्टनर्स के पास में शेयर्स, अपने रिश्तेदारों के पास में शेयर्स, बिंदास शेयर्स रखो। देखो बिल्कुल अलग अप्रोच है। इसके पहले हमने क्लॉज 11 में बोला था कि भाई रिलेटिव्स अपने पास, अपने रिलेटिव्स के पास 20% और मोर सोचना पड़ता है। किसी के पास भी शेयर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमसीसी है भाई साहब, एग्जेम्पशन है, मतलब अपना खुद की लीग है इसकी। अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर बनना है एमसीसी में, कोई परमिशन नहीं लगती, नो परमिशन, और आपको फुल टाइम सीओपी माना जाएगा। यही अगर आपने कहीं पे एमडी होल टाइम डायरेक्टर बनना है अपने क्लॉज 11 में, आपको परमिशन लगती है बाकी कंपनियों में, और एक बार परमिशन लोगे तो पार्ट टाइम सीओपी में चले जाओगे। एमसीसी में दंगल मचाओ, ना तुमको परमिशन लगती है ना तुमको पार्ट टाइम सीओपी लगता है। एमसीसी को भी वही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकते अपने क्लाइंट्स को, नॉन ऑडिट फीस कैनॉट बी मोर देन ऑडिट फीस, अभी अगले पॉइंट में कवर होगा। क्लॉज 6 फॉलो करना पड़ेगा, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। मतलब एमसीसी बनाकर आप रूल्स तोड़ दोगे ऐसा नहीं होगा, आपको सारे एथिकल रिक्वायरमेंट, सारे क्लॉजेस वैसे के वैसे ही लगेंगे जो पहले लगते थे। चलिए तो आगे, टेक फ्रॉम सीसीएम मेंबर, सीसीएम बुलेटिन में एम इज फॉर बेटा मैक्सिमम नॉन ऑडिट फीस। इसको हम लोग नॉन ऑडिट फीस को और एक नाम जाता है अदर वर्क असाइनमेंट एंड सर्विसेज की फीस, OWAS, अदर वर्क असाइनमेंट और सर्विसेज की फीस। ठीक है, ऐसा है कि नॉन ऑडिट फीस और ये OWAS की फीस ज्यादा देकर ऑडिटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उस पर दबाव क्रिएट कर सकते हैं कि देख झूठी रिपोर्ट दे, नहीं तो ये फीस के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। सो इट कैन बिकम अ टूल फॉर प्रेशराइजिंग ऑडिटर। इसीलिए गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है कि आपकी नॉन ऑडिट फीस या OWAS की फीस कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस के ऊपर, जो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट की जितना पैसा मिल रहा है उसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट 1 करोड़ का है तो इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्या ये सबको एप्लीकेबल है? नहीं, सिर्फ एलपीजी कंपनीज, एल स्टैंड फॉर लिस्टेड कंपनीज, पी स्टैंड फॉर पीएसयूज, पी स्टैंड फॉर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब बड़े एंटिटीज को ही लगता है ये। और सिंपल सी बात बोलिए कि आपकी नॉन ऑडिट फीस OWAS की फीस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें खास बात, जब आप OWAS की फीस काउंट करेंगे तो आप आर्क को कंसीडर नहीं करेंगे। ए फॉर अगर आपको कोई ऑडिट फीस मिल रही है, यू आर गेटिंग ऑडिट फीस फॉर ऑडिट्स अंडर अदर लॉज, आपको ऑडिट फीस मिल रही है फॉर डूइंग ऑडिट अंडर अदर लॉज, मतलब टैक्स ऑडिट की फीस मिल रही है, जीएसटी ऑडिट की फीस मिल रही है, कोई भी दूसरी ऑडिट की फीस मिल रही है विच इज कंडक्टेड एज पर लॉ, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं। तो अगर आपको कोई और ऑडिट फीस मिल रही है दूसरे लॉज के हिसाब से, नो नीड टू काउंट इट, उस फीस पे डाउट मत करो। रिप्रेजेंटेशन, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बने कंपनी के, आप सेबी में, ट्राई में, आरओसी में, इंसॉल्वेंसी के अंदर कहीं पर भी उस पे जो पैसा मिल रहा है वो भी काउंट नहीं करेगा। और सी फॉर सर्टिफिकेशन अगर कर रहे हो, और ऐसा सर्टिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट को करना पड़ता है, मतलब आप मजबूरी मतलब ठीक है, जिम्मेदारियों के बेसिस पे आप ये कर रहे हो, तो उनका कहना है कि इन चीजों को आप काउंट मत करिए, इन चीजों को शक की नजरों से मत देखिए, ये कभी आपको प्रेशर, दिस विल नॉट बी यूज फॉर प्रेशराइजिंग, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे। फिर इनका कहना है जब आप नॉन ऑडिट फीस कैलकुलेट करें तो आप कितना कमाते हो, आप एज ऑडिट फर्म कितना कमाते हो वो तो लेना ही लेना है, प्लस आपके एसोसिएट कंसर्न कितना कमाते वो भी लेना है। एसोसिएट कंसर्न मतलब क्या? अगर ऑडिट फर्म का प्रोप्राइटर या ऑडिट फर्म के पार्टनर्स और उनके रिश्तेदार अगर किसी फर्म में पार्टनर बनकर बैठे तो वो फर्म हमारी एसोसिएट हुई, या किसी कंपनी में डायरेक्टर बनकर बैठे, मतलब हमारे यहां चीजें चलाने वाले लोग कहीं और भी मौजूद है, कहीं और भी प्रेजेंट है, तो उनको एसोसिएट कंसर्न माना जाएगा। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक तरफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस होगी और एक तरफ कंबाइंड, आपकी कंबाइंड नॉन ऑडिट फीस रहेगी, हाउ मच यू आर अर्निंग एंड प्लस हाउ मच एसोसिएट कंसर्न्स आर अर्निंग। अच्छा, एसोसिएट कंसर्न में और एक रिक्वायरमेंट है, अपने लोग बैठे, ठीक है, अच्छी बात है, उनका
20% और मोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम किसी को एसोसिएट बनाते हैं। तो अगर आपकी फीस 10 करोड़ है, आपके और आपके एसोसिएट की कंबाइंड फीस जो है वो 10 करोड़ के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इफ स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस इज 10 करोड़, नॉन ऑडिट फीस ऑफ योर्स एंड योर एसोसिएट कंसर्न्स शुड नॉट क्रॉस 10 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बहुत प्यारा क्लॉज है बेटा। बुलेटिन में भी बुक्स ऑफ अकाउंट, अरे भाई सीए इन प्रैक्टिस को खुद का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। कैश बुक, बैंक बुक मेंटेन करना, लेजर मेंटेन करना, डबल एंट्री सिस्टम में पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, जिसमें कैश बुक, बैंक बुक और लेजर तो होना ही होना चाहिए। मैंडेटरी है भाई साहब, मैंडेटरी। ठीक है, पूरे दुनिया को ज्ञान बांट रहे, खुद तो मेंटेन कर लो। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है नहीं है, इररिस्पेक्टिव रखना ही रखना है आपको। एक्सेल में रख लिया, मोबाइल में रख लिया, ठीक है, सिर्फ ऐसा कितने काम कर रहे हो उसके ऐसा रिकॉर्ड रख लिए, वो नॉट वैलिड भैया। पूरे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए। हाँ, प्राइमरी बुक एक रखो, एक आपके सेकेंडरी बुक, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर चाहिए। बुलेटिन में फिर यूडिन के बारे में तो हम जानते हैं, कोई भी अगर आप रिपोर्ट सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो, अटेस्ट फंक्शन कर रहे हो, तो 60 दिनों के अंदर आपको ये नंबर जनरेट करके डालना होगा। क्लॉज नंबर 9 ऑडिट प्रोसीजर को लगता है। क्लॉज नंबर 9 यहां पर, मतलब क्लॉज नंबर 9 दोनों को आपको रेफर करना पड़ेगा। लोगों के बारे में हम पहले ही पढ़कर आ गए कि लोगो यार अब वो आपका बाउंड्री नहीं होता, आपका नीचे सीए फिर इंडिया भी लिखा हुआ है ब्लू में, 2 टिक है आपके अपसर्ड लाइन सैफ्रॉन और ग्रीन करके। ठीक है, कोई ऐसे टिल्टिंग विल्टिंग चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। ये बात क्लॉज 7 में भी लिखी है। तो आपके काउंसिल गाइडलाइंस पे कुछ कुछ जगह ऐसे जहां पे आपको क्लॉज, काउंसिल गाइडलाइंस और क्लॉज दोनों को आपको रेफर करना पड़ेगा। बुलेटिन, फिर ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय। भैया एम्प्लॉय अगर केयरफुली काम नहीं करता, ग्रॉस निग्लिजेंस से अगर काम करता है, तो गाइडलाइंस भी तोड़ी गई और अदर मिसकंडक्ट भी तोड़ा गया। टेंडर के बारे में सब पढ़ कर है। टेंडर में मिनिमम फीस कुछ जगह पे होनी चाहिए, उसके बारे में बोला है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, ईएमडी के बारे में बोला है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बोला है। हम पढ़ कर है बेटा, क्लॉज नंबर 6 में कॉपी पेस्ट वही है। ठीक है, अगर आपको याद रहे 2 चीजें रेफर करना करिए, एक भी किया तो चल जाएगा। इंस्टीट्यूट के आंसर में भी कभी 2 चीज रेफर होती, कभी एक होती है। पत्थर की लकीर नहीं बेटा, कोशिश करिए, 2 कर सकते तो करिए। इंडेटनेस की लिमिट, एक ऑडिटर के ऊपर कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हो सके, कितना इंडेटनेस हो सकता है, वो इस क्लॉज में दिया है। इस क्लॉज की खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स को ही लगता है। मतलब वो किसी लॉ के अंदर आप कर रहे हैं, कंपनी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, जो लॉ के अंदर कर रहे हैं फॉर एक्सटर्नल पर्पस। लॉ के अंदर जो ऑडिट्स होते हैं वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए होता है। शेयर होल्डर सबको रिपोर्ट जाती है, अथॉरिटीज को सबको इसकी रिपोर्ट जाती है बेटा। तो लॉ के अंदर वाले जो ऑडिट्स है वहीं पे ये लोग लिमिट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कितनी लिमिट है उसके ऊपर आएंगे हम लोग। जो ऑडिट्स आप इंटरनल पर्पस के लिए कर रहे हो, फिर लॉ के हिसाब से वो नहीं हो। बेसिकली एक्सटर्नल पर्पस ऑडिट्स के लिए ये लिमिट्स है। आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, जिसकी रिपोर्ट इंटरनल मैनेजमेंट को जाती है, तो ये जो लिमिट है ये एक्सटर्नल पर्पस वाले ऑडिट्स, लॉ के अंदर जो एक्सटर्नल पर्पस वाले ऑडिट करते हो, जो इंटरनल पर्पस वाले ऑडिट आप कर रहे हो उसके लिए नहीं लगती है। ठीक है, भले फिर वो लॉ के हिसाब से हो, रेगुलेशंस के हिसाब से हो। इंडेटेडनेस में सिर्फ इंडेटेडनेस नहीं, कितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, इंडेटेडनेस भी देखो। ऑडिटर ने कितनी सिक्योरिटी देके रखी है कंपनी को और कितनी गारंटी देके रखी है ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज, वो भी देखो। जस्ट डोंट फोकस ऑन इंडेटेडनेस, फोकस ऑन कितना ऑब्लिगेशन है, गारंटी में कितना ऑब्लिगेशन आ सकता है, कितनी सिक्योरिटी फंसी पड़ी है, वो भी देखो। क्या लिमिट है, पहले बोलते हैं अगर लॉ में जो लिमिट दी होगी, कोई स्पेसिफिक लिमिट होगी, वो फॉलो कर लो। जैसे कंपनीज एक्ट में 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट फॉलो करो। इनकम टैक्स में 0 लिमिट है, 0 लिमिट फॉलो करो। कहीं पे नहीं दिया हुआ है, जैसे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट में नहीं दिया हुआ है, ट्रस्ट ऑडिट में नहीं दिया हुआ है, तो वहां पे 1 लाख की लिमिट आप फॉलो करो। तो पूरा उन्होंने माहौल बनाया पहले कि एक्सटर्नल ऑडिट्स आपके एज पर लॉ जो एक्सटर्नल पर्पस है उनको ही लगेगा, इंटरनल पर्पस वालों को नहीं लगेगा। इंडेटनेस में तीनों चीजें इंक्लूड करके चलो। उसमें भी अगर लॉ में कुछ बोला है वो फॉलो करो, लॉ में नहीं बोला है तो 1 लाख फॉलो करो। नेटवर्क बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लवली कॉन्सेप्ट। तो इंडिया के ऑडिट फर्म्स साथ में आकर, और नॉट जस्ट ऑडिट फर्म, सीए फर्म्स साथ में आकर नेटवर्क बना सकते हैं।
सो व्हाट इज अ नेटवर्क? तो उन्होंने पहले ब्रॉड डिस्कशन किया। नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ द फर्म्स, या फिर उसको बोलते हैं एक लार्जर स्ट्रक्चर वेयर दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव डिसाइडेड, साथ में आए हैं एंड दे हैव डिसाइडेड टू कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर प्रोफेशनल वर्क, कि साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। जब बहुत सारे फर्म साथ में आते हैं, साथ में मिलकर काम करना है, तो उसको नेटवर्क बोला जाता है। लेकिन हर एसोसिएशन को आप नेटवर्क नहीं बोल सकते। लेवल ऑफ कोऑपरेशन कितना हो देखना जरूरी है। अगर लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत छोटा सा है कि बस एक में को काम रेफर करना है, थोड़े से खर्चे शेयर कर लेना है, उसको हम नेटवर्क नहीं बोल सकते। एक अच्छे लेवल का एसोसिएशन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि अच्छे लेवल का एसोसिएशन। तो एक्सप्लेन करिए नेटवर्क क्या होता है। अब ये बताइए, लिमिटेड कोऑपरेशन को नेटवर्क बोल नहीं सकते। अब कोऑपरेशन कम है, ज्यादा है, कितना है, कैसे समझ में आएगा? तो बोले आप रीजनेबली इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट लगाइए कि अगर ये पूरे इंफॉर्मेशन, ये जो इनका आपस में एसोसिएशन है, कोऑपरेशन या अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग की डिटेल्स लेकर अगर मैं किसी रीजनेबली इन्फॉर्म थर्ड पार्टी के पास जाऊं, उसको क्या लगेगा? उसको अगर ऐसा लग रहा है कि यस यार ये साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो नेटवर्क है, नहीं लगेगा तो नेटवर्क नहीं है। आप उनके पास जा भी सकते हैं या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी सकते हैं। ये पहले भी आया था, ये ब्रॉड मीनिंग है। अब हर बार ये ब्रॉड मीनिंग है। अब हर बार आप ऐसे टेस्ट लगाते फिरोगे क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेसिफिक मीनिंग भी दिया हुआ है। ये ब्रॉड मीनिंग इसलिए दिया है कि जब कंट्रोवर्सीज अराइज होती है, ठीक है, तब ये डेफिनेशन, ये अप्रोच काम आती है। अब स्पेसिफिक मीनिंग क्या दिया हुआ है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप एकदम फटाफट लगा सकते हैं? तो स्पेसिफिक मीनिंग में उन्होंने बोला कि डीम्ड नेटवर्क, कि कुछ चीजों को हम डीम्ड नेटवर्क माने। अगर कुछ फर्म साथ में ये कोऑपरेशन के लिए, और उन्होंने अगर ऐसा तय किया कि कॉमन ओनरशिप, आइए साथ में ओनर बनते हैं, वी विल ओन ऑल द फर्म्स, या उससे छोटा कॉमन ब्रांड नेम यूज करेंगे, उससे छोटा कॉमन प्रॉफिट्स और कॉस्ट शेयरिंग है। हाँ, कॉस्ट शेयरिंग छोटा मोटा नहीं होना चाहिए कि बस यार कुछ कॉस्ट शेयर कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे छोटा कॉमन स्ट्रेटेजी है, एक जैसी प्राइसिंग रखेंगे, पहले एक एक करके अपने डिविजन्स को डेवलप करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे, एक में के साथ लोग शेयर करेंगे, नेटवर्क शेयर करेंगे, पीसी शेयर करेंगे, एआई शेयर करेंगे, वो भी, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट शेयरिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे। एम्प्लॉयज की शेयरिंग, पार्टनर्स की शेयरिंग, स्टाफ की शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग, छोटी मोटी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। छोटा मोटा कॉस्ट शेयरिंग भी नहीं, छोटा मोटा रिसोर्स शेयरिंग भी नहीं। या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, क्वालिटी मेंटेन करने जो सिस्टम है वो हमारा कॉमन रहेगा। जब वो साथ में आते हैं और बोलते इतनी बड़ी बड़ी चीजें कॉमन रहेगी, तो वो नेटवर्क है। तो पहले एक जनरल मीनिंग भी दिया हुआ है, एक ब्रॉड मीनिंग भी दिया हुआ है, स्पेसिफिक मीनिंग भी दिया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेसिफिक मीनिंग लगाइए, और डिस्प्यूट होगा, कभी प्रॉब्लम होगा, तो फिर आप वो ब्रॉड मीनिंग लेकर चलिए। अब नेटवर्क मतलब क्या समझ में आ गया? अच्छे लेवल पे कोऑपरेशन है वो नेटवर्क है, मोटा मोटी। नेटवर्क कैसे बन सकता है? या तो सिंपल आप अग्रीमेंट बना लीजिए, म्यूचुअल एंटिटी, एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट बना लीजिए, मतलब म्यूचुअली हम साथ में काम करेंगे, उसको म्यूचुअल एंटिटी से थ्रू बन जाएगा। एक पार्टनरशिप फर्म बनाइए, वो नेटवर्क को चलाएगी, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, लेकिन 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। एलएलपी फर्म बनाइए, वहां पे लिमिट के बारे में कुछ बोला नहीं है। या एमसीसी बनाइए, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, तो नेटवर्क को लीगल फॉर्म जो है नेटवर्क का ऐसा हो सकता है। इसमें कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी, ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दीज पीपल कैन ज्वाइन। लेकिन ध्यान रखना, इंडिया की जितनी भी फर्म्स है उनको बताया जा रहा है कि भाई सुनो, आप एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी फर्म के कुछ पार्टनर अगर कहीं और भी पार्टनर है, मतलब कॉमन पार्टनर सिचुएशन है, तो उन्होंने भी उसी नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है भाई, बनो तो एक नेटवर्क के बनो। आपको फॉर्म ए में अब पहले नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 3 नाम आपको लिखकर भेजने पड़ेंगे सीएनसी को फॉर्म ए में। जैसे सीए फर्म के नाम के लिए अप्रूवल लगता है, वैसे नेटवर्क के नाम के लिए अप्रूवल लगता है। सीएनसी 30 दिन में आपको बताएगा कि नाम अवेलेबल है कि नहीं, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। आपको बताया कौन सा नाम अवेलेबल है। नाम में एंड एफिलिएट्स होना चाहिए, एंड एफिलिएट्स, एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी नहीं होना चाहिए, कि वो जो है वो नाम फर्म्स के लिए होता है, नेटवर्क के लिए एंड एफिलिएट्स होना चाहिए। फिर इंडिया में नेटवर्क अगर आप बनाए, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, आपको फॉर्म बी भरना पड़ता है 3 महीने के अंदर, और रजिस्टर करना पड़ता है नेटवर्क। फॉर्म ए में नाम मिला, फॉर्म बी में रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई भी चेंज कराना है तो फॉर्म सी में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, ठीक है। ये जो नेटवर्क है मेजरली इंडियन फर्म्स के लिए, हम ये इंडियन नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, मेजरली इंडियन फर्म्स के लिए है। सर्विसेज इन इंडिया में भी हो सकती है, बाहर भी। क्या फॉरेन फर्म्स इंडियन नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है? बन सकती है। अगर है
तो 30 दिन के अंदर फॉर्म डी भरना पड़ता है, वो भी बन सकती है बेटा, नो प्रॉब्लम, दे कैन ऑल्सो बिकम। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब एक खास बात है, इसी को लेकर एक बेटा खास बात बोली हुई है, खास बात है, क्या है ये? देखिए, नेटवर्क का जब कॉन्सेप्ट बना ना बेटा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पर्पस ये भी था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रोहिबिटेड सर्विसेज को बाईपास कर रहे थे कि भाई मैं काम नहीं कर सकता, नेटवर्क में किसी से करवा लेता हूं, पैसा मेरे पास आ ही जाएगा, मेरे को रोटेशन लग गया, नेटवर्क में किसी से कर लेता हूं। खासकर बिग फोर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने और एक क्लैरिफिकेशन किया, बेसिकली बिग फोर्स के नट टाइट किए। उन्होंने बोला कि सपोज इंडिया की दो फर्म है, एक मुंबई में और एक दिल्ली में है, और ये लोग इंडियन नेटवर्क का पार्ट नहीं है, ये लोग फॉरेन नेटवर्क, कोई इंटरनेशनल एमएनसी नेटवर्क का फॉर्म पार्ट है। ठीक है, तो उनका कहना है इंडिया में हम उनको, दे आर पार्ट ऑफ फॉरेन नेटवर्क, so they are connected to one foreign network. In India, we will consider both of them as part of one network, so that if one cannot give prohibited services, other can also cannot give prohibited services. If एक को रोटेशन लग गया, दूसरा भी ऑडिट ना कर पाए, तो आप ऐसा मानिए कि कुछ गलत कामों को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया कि ये माना कि फॉरेन नेटवर्क के पार्ट है, लेकिन वी विल अज्यूम कि दे आर पार्ट ऑफ वन कॉमन इंडियन नेटवर्क, सो दैट prohibitions and rotations can be applied to both of them. ठीक है, इस पे कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं बेटा, मैंने इसको अलग से भी लिखा फिर इस बारे में। आइए, गलत काम नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने कुछ बोले एथिकल कंप्लायंस तो करने पड़ेंगे, पार्स करके शॉर्टकट है। ठीक है, पार्स काम करने पड़ेंगे। प्रोहिबिटेड सर्विसेज इजी बेटा, अगर नेटवर्क में एक फर्म अगर प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकती बिकॉज दे आर ऑडिटर्स, तो नेटवर्क के बाकी फर्म भी नहीं कर सकते। जैसे एडवर्टीजमेंट में क्लॉज 6 एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस लगते हैं सबको, नेटवर्क को भी सेम एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस लेंगे। रोटेशन, एक को रोटेशन लगेगा, ठीक है, एक को रोटेशन लगेगा, सबको रोटेशन लगेगा। पार, सीलिंग लिमिट, अब ये बहुत प्यारी चीज है, अभी हम सीलिंग लिमिट के बारे में पढ़कर आए कि नॉन ऑडिट फीस ऑफ फर्म एंड इट्स एसोसिएट्स कंबाइंड कैन नॉट क्रॉस स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। बिल्कुल सही बात है। अब नेटवर्क के अदर फर्म्स का क्या होगा? मतलब देखिए एग्जांपल यहां पे, ये कंपनी है और ये कंपनी का ऑडिट एक फर्म कर रही है, इट इज डूइंग स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, और ये उसके एसोसिएट है बीसीडी। अभी हम पढ़कर है कि जो नॉन ऑडिट फीस है, ए और उसके एसोसिएट जो नॉन ऑडिट फीस कमा रहे हैं, इट कैन नॉट एक्सीड स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस विच ए इज अर्निंग। ये तुम पहले ही पढ़कर है। अब आगे ये बोला हुआ है नेटवर्क में जो अदर फर्म्स हैं, मतलब एसोसिएट्स के अलावा जो अदर फर्म्स हैं, उनकी जो नॉन ऑडिट फीस है, इट शुड नॉट क्रॉस 3 times द स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस। फॉर एग्जांपल, अगर ए की स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस 10 करोड़ है, तो ए प्लस एसोसिएट्स की जो फीस है 10 करोड़ क्रॉस नहीं कर सकती। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, ये जो अदर फर्म्स है ईएफजी, इनकी नॉन ऑडिट फीस 3 times 30 करोड़ पास नहीं कर सकती। तो नेटवर्क के अदर फर्म्स की ऑडिट फीस के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ठीक है, अच्छी खासी लिमिट दी है, 3 गुना वाली लिमिट दी है। जैसे कंपनी चलती है तो एओए से चलती है, वैसे नेटवर्क को भी चलना है तो बायलॉज होते हैं, उसके बारे में बोला है। उसमें मैनेजमेंट पॉइंट हो सकते हैं, कौन रहेगा मैनेजमेंट कमिटी में, मैनेजिंग पार्टनर्स कौन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्प्यूट, एंगेजमेंट पार्टनर कौन करके, किसका पार्टनर असाइनमेंट करेगा, टेक्निकल बातें हो सकती है, टेक्निकल डायरेक्टर कौन सा रहेगा, सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, लाइब्रेरी कैसे मेंटेन करेंगे, ट्रेनिंग कैसा होगा, रिसोर्स हो सकता है कि रिसोर्सेस का पूल कैसे बनेगा, कैसे एप्लीकेशन देके लोगों को रिसोर्सेस चाहिए, लोग चाहिए, कैसे वो यूज करेंगे, कैसे वो पे करेंगे, उसके लिए कॉम्पनसेशन, या कोई मेंबरशिप फीस रहेगी, डेटाबेस रहेगा, एंड सो ऑन। काउंसिल गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट, इसमें पहले ये लोग राइटअप के गाइडलाइंस की बात करते, फिर वेबसाइट के गाइडलाइंस की बात करते, फिर बाकी गाइडलाइंस बात करते, दे टॉक अबाउट अदर गाइडलाइंस। ठीक है, काउंसिल गाइडलाइंस 2008 अभी खत्म हो गया, अभी एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस शुरू है। राइटअप के बारे में, राइटअप एक सिंपल पीस ऑफ रिटर्न इंफॉर्मेशन है, इट्स लाइक एन आर्टिकल जिसमें फर्म की इंफॉर्मेशन है, जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करना अलाउड है। ये क्लॉज 7 में लिखा है, क्लॉज 7 में लिखा हुआ है एक्सेप्शन में कि राइटअप के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब वो राइटअप में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये गाइडलाइंस में लिखा है। सबसे पहले कुछ कंडीशंस बोलिए, बहुत सारी कंडीशन है, इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट मैंने स्टार मार्क करके रखी है। सेंट्रल रीजन एफसीए हैप्पीली यूजेस मीडिया राइटअप, ऐसा शॉर्टकट है।
सी स्टैंड फॉर राइटअप बनाओ तो कंप्लायंस ऑफ सी एक्ट कंपनी। बेटा जो कॉमन सेंस पे बैठती है उसकी चिंता मत करो, कोई थ्योरी तो पूछेगा नहीं, कॉमन सेंस वाली चीज आप ऐसे ही बराबर बोल दोगे। जो अलग कुछ है नया है उसको सिर्फ मार्क करो। कंप्लायंस होना चाहिए सीए एक्ट रूल्स रेगुलेशन का, ठीक है। दूसरों से कंपैरिजन, दूसरों के बारे में भद्दी टिप्पणी, उनके बारे में बुरा बोलना, गलत बोलना, नॉट अलाउड। सी इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन खराब हो रहा है, नॉट अलाउड। फॉन्ट साइज 14 के ऊपर नहीं होना चाहिए, फॉन्ट साइज भी बताया हुआ है, ठीक है। डोंट मेक एग्जैगरेट क्लेम्स, हम 4 गुना प्रॉफिट कर देंगे, 5 गुना धंधा कर देंगे, प्लीज ऐसी बात मत करो। बी ऑनेस्ट, मोनोग्राम मत बताओ, अपना नाम क्रिएटिव तरीके से लिखो, ऐसा मत करो। एंडोर्समेंट्स, डोंट गो फॉर एंडोर्समेंट्स और क्लाइंट के टेस्टिमोनियल एंडोर्समेंट मत डालो प्लीज। हाँ, तुम्हारा एमआरएन एफआरएन डालो ताकि एग्जैक्टली किसने ये आर्टिकल लिखा है, ये राइटअप लिखा है, पता चले। अचीवमेंट्स भी मत डालो। कौन सी बातें अलाउड है, जस्ट इमेजिन ये 2 कॉलम है, इंडिविजुअल और फिर फर्म को लिखे। सबसे पहले सीए लोगो आएगा, नाम आएगा, ठीक है, एमआरएन एफआरएन आएगा, ठीक है, कॉमन लोगो, नेम, एमआरएन एफआरएन, काम करने वाले लोग का फोटो आएगा, ठीक है, नाम आ गया था, सीए फर्म का नाम, पार्टनर्स का नाम, सबका उनके फोटो आएगा, पासपोर्ट स्टाइल, सब लोग साथ में खड़े वाला फोटो नहीं, पासपोर्ट स्टाइल फोटो आएगा, ठीक है। फिर आप पार्टनर के डिटेल्स आप दीजिए, एसीए, एफसीए, सीओपी, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो हमारी प्रैक्टिस के और भी तरीके हैं क्या, हमारी कोई एमसीसी भी है क्या, आर दे डायरेक्टर एमडेड विद एमसीसी, कोई नेटवर्क का पार्ट है क्या, हमारे प्रैक्टिस के और भी क्या चीजें, हमारी फर्म तो है, हमारी एमसीसी भी है क्या, मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी, हमारा कोई नेटवर्क भी है उसके बारे में। तो आप देखिए बहुत सिंपल बेसिक डिटेल्स है खुद के और खुद के प्रैक्टिस करने के तरीकों के। फिर एक्सपीरियंस, बिल्कुल ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड है, ऐसे क्लास 7 में अलाउड नहीं होता ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स मानते हैं, यहां पे अलाउड है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड है। पार्टनर डिटेल्स हो गए, एम्प्लॉय की डिटेल्स दीजिए, सर्विसेज कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल दीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, ठीक है। फर्म की डिटेल्स है, फर्म की डिटेल्स, पार्टनर की डिटेल्स, एम्प्लॉय की डिटेल्स, ये लोग कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं उसकी डिटेल्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट, सिग्नेचर, डेट, प्लेस, मोटा मोटी 5 तरह की डिटेल्स और कॉमन सेंस भरे यार। अगर आपको खुद के बारे में किसी को कुछ बताना है तो क्या बातें बताओगे, यही बातें बताओगे। वेबसाइट के गाइडलाइंस है, वापस इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है बेटा। कसिनो वेबसाइट हैज पैप्स क्लिप्स, पैपराइजी बोलते पैप्स क्लिप्स, ठीक है। सी फॉर कंटेंट, अरे बिंदास, आपको जो भी आपको रेलेवेंट सीए प्रैक्टिस से रेलेवेंट आर्टिकल्स, अपडेट्स, बुलेटिन्स, एजुकेशनल वीडियोस, जो डालना है डालो सीए प्रैक्टिस से रिलेटेड। असाइनमेंट्स, नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल बिल्कुल बिंदास डालो, लेकिन प्लीज डोंट पुट नेम, टेस्टिमोनियल्स एंड फीस ऑफ द क्लाइंट्स, वो मत देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखिए भाई, ठीक है। लोग हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा आप संभाल के रखिए। हाँ, अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी अलाउ करती है और बोलती है क्लाइंट और फीस की डिटेल्स दो तो बिल्कुल दो, साथ में लिखो भी कौन से लॉ रेगुलेशन के हिसाब से लिखा हुआ, उसका रेफरेंस भी दो। सर्विसेज रेंडर बिल्कुल दो, लेकिन पुल रिक्वेस्ट, ऐसे एकदम पॉपअप नहीं आना चाहिए, एज अ पुल रिक्वेस्ट, कोई चाहता है सर्विस में क्लिक करेगा फिर आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एज क्लोज एज आईसीए रिकॉर्ड रखने की कोशिश करिए। नेम ऑफ द वेबसाइट आपका जो लीगल नेम है या ट्रेड नेम है, कोई शॉर्टकट से आप जानते हो, जीएसबी, ऐसा कुछ भी शॉर्टकट से जानते हो, वो नाम के आसपास रह सकता है। इसके ऊपर ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हो, बिंदास दे सकते हो, और विद विदाउट फीस जैसा भी है, ठीक है। नेम ऑफ द वेबसाइट स्टेशनरी विजिटिंग कार्ड पे आ सकता है बेटा, लेकिन प्लीज विजिट, क्लिक, ऐसा सॉलिसिटेशन नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोफेशनल कंटेंट रखो बिंदास, आप वहां पे एस्ट्रो, वहां पे क्रिकेट, पॉलिटिकल, ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। नो एडवर्टीजमेंट ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट सेल एड्स, एड नहीं चल सकती वहां पर। वेबसाइट का नाम गूगल में हर जगह पे पुल रिक्वेस्ट पे आना चाहिए, ठीक है, आपने पे करके नाम ऊपर लाया ऐसा नहीं चलेगा। पैप्स, पार्टनर डिटेल्स ऑफकोर्स आएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आएंगे, क्लाइंट के सीक्रेसी मेंटेन, उसको इनको एक्सपोज मत करो, कीप देम सीक्रेट। चैट रूम अलाउड है, कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस होना चाहिए। लिंक्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे उस पर ज्यादा। लिंक्स, सबसे बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फिर आईसीआई रीजनल ब्रांच वेबसाइट एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज, इनके लिंक्स आ सकते हैं। पर्सनल बिजनेस दूसरे फर्म्स के लिंक अलाउड नहीं है, ठीक है। खुद के आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अलाउड है भाई साहब, ठीक है, ऐसे अलाउड नहीं है विजिटिंग कार्ड पे, लेकिन राइटअप में भी अलाउड है, वेबसाइट में भी अलाउड है। कोई भी कलर, कोई भी डिजाइन करो, पूरा पूरा फ्रीडम है। सोशल नेटवर्किंग के लिंक्स है, लेकिन प्लीज क्लिक, प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब नहीं लिख सकते।
ठीक है, लाइक फॉलो वॉलो ऐसे हरकतें नहीं चलेंगी। वेबसाइट्स जब भी बात हो क्लास 6 को रेफर करिए, राइटअप में क्लास 7 को रेफर करिए। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, न्यूज़पेपर, बिंदास जाके उनके थ्रू सर्विस दे सकते हो। कंसल्ट, आपका नाम, चार्ट अकाउंट नाम भी आ सकता है, फर्म का नाम, वेबसाइट का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मत रखिए। टेलीफोन डायरेक्टरी में बिंदास नाम लिखवा सकते हो, आपकी सिटी की डायरेक्टरी होनी चाहिए, और प्रोफेशनल सेक्शन में लिखवा सकते हो अपना नाम, ठीक है। और बिल्कुल विदाउट फीस हो सकता है ये रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डायरेक्टरी सिर्फ कुछ लोगों के लिए बनी है, ऐसा नहीं, सबके लिए ओपन होनी चाहिए। मतलब आपकी नीयत खराब है, बस आपके अकेले का नाम लिखोगे और सर्कुलेट कर दोगे ना। अच्छा, अर्बन क्लैप एग्रीगेटर है, अर्बन क्लैप एक एग्रीगेटर है। और ये एग्रीगेटर क्या करता है बेटा, व्हाट दिस एग्रीगेटर डज, सारे प्लम्बर्स, आपके इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस वर्कर, इन सबको प्लीज, आप ब्लू कलर वर्कर नहीं हो, व्हाइट कलर वर्कर हो, प्लीज उनके साथ में एग्रीगेशन में मत जाइए, नाम खराब होता है। स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज, ठीक है, स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरीज की अगर बात करूं, मतलब रोटरी क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, समाज की कम्युनिटीज, उसमें भी नाम आ सकता है यार, नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ, सब आपके प्रोफेशनल डिटेल्स, आप कौन से कंपनी में डायरेक्टर है ये पता होना चाहिए भाई, आप कहां पे आपकी पहुंच है। नेम ऑफ द क्लाइंट्स यहां पर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ डायरेक्टरशिप अलाउड है। आप आपके लिए, आपके क्लाइंट के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट ऐड दे सकते हो, प्रॉपर्टी बाय सेल ऐड दे सकते हो, नॉर्मल ऐड आना चाहिए, बहुत बाकी से बहुत अलग, वेल नोन, सुपेरियर फर्म, ऐसी चीजें मत बोलो यार, शोभा नहीं देती। सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स रेकमेंडेटरी है, मतलब फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा, इसलिए एग्जाम में इतना पॉपुलर नहीं है भाई। ऐसा है कि बहुत बड़ी टीम लेके ब्रांच ऑडिट करने मत जाओ, खर्चा होता है, 10 से ज्यादा बड़ी टीम लेकर मत जाओ ब्रांच ऑडिट करने के लिए, प्लीज। उससे अच्छा एक लोकल फर्म को अपॉइंट करो, लेस देन 10 मेंबर्स, और उनको बोलो आराम से ऑडिट कर ले ब्रांच का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेटर ऑल्सो। लेकिन उसमें भी पता चला कि पूरे रिकॉर्ड हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में टीम चेक कर ले रही है और थोड़ा बहुत विजिट कर रही है, बोले चलता है, अगर हेड ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स है, ठीक है, तो अलग से ब्रांच ऑडिट का काम किसी और को देने की जरूरत नहीं है, ब्रांच बहुत बड़ी है, अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो बस एकदम सिंपल बोल रहे हैं, बड़ी टीम लेकर मत जाओ, किसी और को काम दे दो। लेकिन पता चला हेड ऑफिस में सब कुछ हो रहा है, तो दूसरे को काम देने की जरूरत नहीं है, सारे सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस यहीं पे हो जा रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रांच है, दूसरे को काम देने की जरूरत नहीं है। इसी ब्रांच विजिट की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कभी भी किसी भी वक्त लगे तो ब्रांच को विजिट तो कर ही सकता है कोई भी इसको, इट इज वो चीज को ये बंद नहीं कर रहा। ज्वाइंट ऑडिट, बहुत सारी बड़ी कंपनीज बोलते हैं ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, एक बड़ा एक छोटा ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट करना है, एक सीनियर फर्म और एक सीनियर फर्म जिसके काफी पार्टनर्स है और जूनियर जिसके लेस देन 5 है। सीनियर फर्म ने इसको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए, तो बड़े टीम लेकर मत जाओ, ऑब्जेक्ट मत करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग, रेशियो ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ टू अनक्वालिफाइड, मतलब सीए टू नॉन सीए का स्टाफ 1:5, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर 5 के लिए एक सीए तो होना चाहिए, नहीं तो क्वालिटी डिटोरिएट होगी। जब हम लोग नॉन क्वालिफाइड स्टाफ की बात करते हैं, उसमें प्लीज आर्टिकल्स मत लो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं वो लोग, पियून, टाइपिस्ट, इनको आप मत लीजिए। आप कितना कमा रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉन ऑडिट सर्विस से, किसी और फर्म के थ्रू, सब जाकर बता दो कंपनी को, बी ऑनेस्ट, बी ट्रांसपेरेंट कि इनडायरेक्टली इतना कमा रहे हो। मिनिमम फीस कहीं पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आईसीआई ने गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट में आखिरी में मिनिमम फीस देकर रखी, इट इज रिकमेंडेटरी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फीस आईसीआई को पसंद नहीं, खास करके वो सीए फर्म्स जो ऑडिट कर रहे हैं। अगर वो ऑडिट कर रहे हैं किसी नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, मतलब जहां पे पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व नहीं, छोटी मोटी कंपनियां कर रहे हैं, और वहां पर अगर ऐसा है 40% या उस मोर देन 40% फीस एक ही क्लाइंट से आ रही है, एक ही ग्रुप से आ रही है, और ऐसा कंटिन्यूअसली 2 साल तक हो रहा है, तो सीए इंस्टीट्यूट को बता दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फीस है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है, बैंक्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, सेंसिटिव मामला है। यहां पे 20, अगर ऐसा 20% मोर एक ही जगह से आ रहा है फॉर कॉन्सेक्यूटिव 2 इयर्स, तो आईसीआई को बता दो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑडिट फीस। अगर यार टोटल फीस 20 लाख है, छोड़ना यार, ये रिपोर्टिंग नहीं लगती। अगर पे करने वाला पीएसयू है, गवर्नमेंट है, नेशनलाइज बैंक है, इनको क्या अपॉइंटमेंट, गवर्नमेंट, इनको क्या डाउट करना, तो ये रिपोर्टिंग नहीं लगती। छोटी फीस में और गवर्नमेंट फीस में रिपोर्टिंग बेटा लगने वाली नहीं है। प्रोफेशनल एथिक्स का लास्ट पार्ट, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, रीसेंट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस। इंस्टीट्यूट ने
चैप्टर के एंड में 45 डिसीजन दिए, हमने बहुत प्यारी तरीके से इसको अरेंज किया है। वो 45 ऐसे पढ़ोगे ना याद नहीं होता है। हमने उसको सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज ग्रुप किया है। जैसे आप चीजों को ग्रुप करते हो ना, तो याद करने का प्रेशर कम हो जाता है। इनके ऊपर जब क्वेश्चन आए तो पहले आप बोलिए एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के हिसाब से है, और फिर जैसे हमने ग्रुपिंग की है, वो क्लॉज या गाइडलाइन का रेफरेंस भी आप दे सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन रिसेंट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ये बोलता है ये आना ही चाहिए, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले जैसे अपना सेक्शन 6 है, वो बोलता है कि सीओपी मैंडेटरी है। तो इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया कि अगर एक सीए इन सर्विस है और वो सीए इन सर्विस अपने एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो अपने एम्प्लॉयर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनता है टैक्स अथॉरिटीज के सामने, एक सीए इन सर्विस अगर टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है अपने एम्प्लॉयर के लिए, जाके केस लड़ रहा है, केस में बातें बता रहा है, एंड ये बातें सब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है, उसके जॉब का काम था ये, तो उसको सीओपी की जरूरत नहीं है। लेकिन वही सीए इन सर्विस अगर अपने कलीग्स, बाकी एम्प्लॉयज के लिए केस लड़ता है या दूसरों के लिए केस लड़ता है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, भाई ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तू तो सीए रिलेटेड सर्विस दे रहा है, और अगर तू सीए रिलेटेड सर्विस दे रहा है तो तेरे लिए सीओपी मैंडेटरी है, तेरे को सीओपी लगेगा। तो ईएसबी ने क्लैरिफाई किया है कि कौन से काम के लिए सीओपी जरूरी नहीं है और कौन से काम के लिए सीओपी जरूरी है। दोस्तों ईच एंड एवरी केस इज इंपॉर्टेंट, एवरी एग्जाम और एवरी सेकंड एग्जाम दे आस्क इट। अब आगे हमारा क्लॉज 10 है बेटा, जो बोलता है कि आप परसेंटेज बेस पे फीस चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन आप सीए इन प्रैक्टिस है और सपोज कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको ग्रांट मिला है, उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर सीए इन प्रैक्टिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि पैसे कहां पे खर्च किए, प्रॉपर प्रोसीजर से खर्च किए कि नहीं, सबमिट करना पड़ता है। ये जो ग्रांट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, यहां पे परसेंटेज बेसिस अलाउड है, क्योंकि जितना बड़ा यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा काम, उतना बड़ा सर्टिफिकेट उतनी ज्यादा फीस, तो परसेंटेज बेसिस अलाउ किया है क्लॉज में जितनी बातें बोली उसके अलावा। अब फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्लॉज 11 है बेटा, क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल कि एक सीए इन प्रैक्टिस कौन से बिजनेस और ऑक्यूपेशन कर सकता है, कौन से बिजनेस ऑक्यूपेशन वो कर सकता है, ठीक है। आइए, उसका शॉर्टकट है सीए शुड बी टेम्पर्ड, टेम्पर्ड मतलब टेम्पर कंट्रोल में रहना चाहिए उसका, ठीक है। नाउ या फिर ऐसा याद रखिए सीए शुड बी टेम्पर्ड, ठीक है, कंट्रोल में चले, दूसरे बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता। आइए, सी स्टैंड फॉर कस्टमर ब्रोकर लाइसेंस, कस्टमर नहीं कस्टम, कस्टम्स की एक एग्जाम होती है और बंदा ब्रोकर बनता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करता है। एक सीए इन प्रैक्टिस ब्रोकर का काम नहीं कर सकता, ब्रोकर काम नहीं कर सकता, स्टॉक ब्रोकर भी नहीं बन सकता, कस्टम ब्रोकर भी नहीं बन सकता, लेकिन इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकता है, क्योंकि वो काम ही बिल्कुल अलग होता है, उसके लिए कंपनी खोलनी पड़ती है, बड़े लेवल का काम है। तो ये ब्रोकरगिरी का काम मत करो, इंश्योरेंस ब्रोकर बहुत बड़ा काम है, वो अलाउड है, वो एमसीओएस में अपन पढ़कर है। एजेंसी, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की एजेंसी, यूटीआई, जीआईसी, एनएसडीएल, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, किसी के भी एजेंट नहीं बन सकते और कमीशन खाने वाला काम नहीं कर सकते। भले ही आपका नाम फाइनेंशियल एडवाइजर रख दिया उन्होंने, नाम कुछ भी रखा हो, लेकिन अगर आप माल बेच के कमीशन खा रहे हो तो आप एजेंट ही हो, नॉट अलाउड। फिर टेम्पर, टी फॉर ट्रस्ट, जैसे कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेटर होता है, वैसे ट्रस्ट बंद होती है तो सेटलर होता है, वो काम कर सकते हैं। इक्विटी रिसर्च एडवाइजर, आप लोगों को एडवाइजरी देना चाहते हो, कैसा कहां पैसा लगाए कहां पे ना लगाए, सी इन प्रैक्टिस बिंदास करो, वो तो अलाउड है, ऐसे भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अलाउड है, वो इक्विटी रिसर्च एडवाइजरी अलाउड है, अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ के निकालो। लेकिन आप बोलेंगे कि मैं इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाता हूं और उसको पब्लिश करता हूं, रिटेल रिपोर्ट, पब्लिक एट लार्ज को वो जाती है, सबके पास आपकी रिसर्च रिपोर्ट जा रही है और लोग उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वो बोले एक प्रकार से पब्लिसिटी हो जाएगी, वो एक प्रकार से पब्लिसिटी हो जाएगी, तो ठीक है, वो अलाउड नहीं किया है। रिसर्च एडवाइजर का काम करो, लेकिन अपनी रिपोर्ट्स बना बनाकर पब्लिश करने का काम मत करो, डोंट डू पब्लिशिंग। टेम्पर्ड, एम स्टैंड फॉर मीडिएटर,
जैसे आप आर्बिट्रेटर बन सकते हो डिस्प्यूटेड मैटर्स में, वैसे आप मीडिएटर भी मेडिटेट कर सकते, दो लोगों के बीच में आप झगड़ा सॉल्व कर सकते हो, मीडिएटर भी बन सकते हो। मिस्ट्री ऑडिट आजकल एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक चार्ट अकाउंटेंट अनोनिमस बिना अपनी पहचान बताए जाकर देखता है कि स्टाफ बराबर काम कर रहा है ना, कस्टमर को बराबर सर्विस दे रहा है ना, ठीक है, और जाके देखता है, उसको मिस्ट्री ऑडिट बोलते हैं। अलाउड है बेटा, जितने स्टार मार्क किए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार ये देखना पड़ेगा, तब दिमाग में और फिट बैठेगा। जब आपको पेटेंट या ट्रेडमार्क रजिस्टर करना होता है ना, पेटेंट ट्रेडमार्क पे है, तब उस वक्त आपको एक लॉयर लगता है एप्लीकेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर 3-4 महीने वेट करना पड़ता है, ऑब्जेक्शंस के जवाब देने पड़ते हैं, और पूरा प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए। वो काम अटर्नी का काम, लॉयर का काम तुम नहीं कर सकते। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कैसे सेफ रखना, कैसे यूज करना, उसके एडवाइजर तुम बन सकते हो। परफॉर्मेंस ऑडिट या सर्विस असेसमेंट, गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन करके रखे, और उनके वो सेंटर्स का परफॉर्मेंस ऑडिट करना पड़ता है, सर्विस असेसमेंट ऑडिट करना पड़ता है कि भाई बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अलाउड है, ये काम कर सकते हैं सीएन प्रैक्टिस। ये एक प्रकार, जैसे अलग अलग तरह के ऑडिट्स अलाउड है ना क्लॉज नंबर 11 में, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट पे अलाउ करते हैं। ये अपने पीएसयू वाले परफॉर्मेंस ऑडिट से कोई लेना देना नहीं इसका। फिर ई रिटर्न प्रिपेयर, क्या जॉब वाला बंदा शाम को 5 बजे के बाद ई रिटर्न प्रिपेयर वाला काम कर सकता है क्या? एग्जाम पास करके ई रिटर्न प्रिपेयर करना पड़ता है, अलाउ किया भैया। जॉब वाला बंदा अपने जॉब खत्म होने के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है और रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहा है, अलाउ किया है। लेकिन वो रिटर्न सर्टिफाई नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता कि ये सब सही है, ऐसा सर्टिफिकेशन वाला काम नहीं कर सकता। रिटर्न बनाने में मदद कर सकता है। आर फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, डीएससी में, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में डीएससी इशू करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, जिनका मेन काम होता है पूरे क्रेडेंशियल सब कुछ चेक करना और फिर डीएससी इशू करना। वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वाला काम तुम कर सकते हो, वो ऑफिस तुम्हारे नाम पे हो सकता है, प्रैक्टिस वाला। फिर वापस आर फॉर एक प्रैक्टिस वाला फॉरेन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। मतलब फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और उसका इंडिया में कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो तुम बन सकते हो। तो प्रैक्टिस वाला आरए बन सकता है, रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, फाइन। एक सीएन प्रैक्टिस क्या क्या काम कर सकता है, उस पर हमारा दिमाग खुल रहा है। क्या वो इक्विटी और करेंसी डेरिवेटिव, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। इक्विटी डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी के मतलब, करेंसी मतलब वापस होता है आपका फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। तो आपके फ्यूचर ऑप्शंस वाले जो काम होते हैं वो खुद के लिए कर सकते हो, लेकिन अपने क्लाइंट के लिए, तेरे लिए मैं ट्रेडिंग कर दूंगा, ऐसे भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते। हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो कर ही नहीं सकते ना भाई। उसी तरीके से मैं क्लाइंट के लिए ट्रेडिंग करके दे दूं, इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी, ऐसे ही बहुत खतरनाक है भाई, पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग का हो गया, बी केयरफुल। कमोडिटीज ट्रेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ना खुद कमोडिटीज ट्रेडिंग कर सकते हो और ना ही अपने क्लाइंट के लिए तो कर ही नहीं सकते हो। फिर डायरेक्टर बनो यार, डायरेक्टर बिंदास बनो। इनफैक्ट कंपनीज में एक रेसिडेंट डायरेक्टर लगता है, जो देश में कम से कम 182 डेज के लिए होता है। बाहर के लोग इंडिया में कंपनी खोलते हैं और सीएन प्रैक्टिस को बोलते तू यार मेरे लिए वो रेसिडेंट डायरेक्टर प्लीज बन जाना यार, बनो ना। जब तक तुम एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, ठीक है, तुम रेसिडेंट डायरेक्टर बनो, तुम डायरेक्टर सिंपलिसिटर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बस आपको उनको सिटिंग फीस मिलती है। फिर अब तुम रेसिडेंट डायरेक्टर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास बनो। तुमको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है कोऑपरेटिव बैंक्स में, बिंदास बनो। उनका बोर्ड मेंबर बनना है, बिंदास बनो। प्रोफेशनल डायरेक्टर, तुमको प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना है कोऑपरेटिव, बिंदास प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना है तुमको कोऑपरेटिव बैंक में, बिंदास बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा आपको पता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है बेसिकली इंडिया में, जगह जगह पे ऐसा, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वैसे आईएफएससी बनाया। वहां से जब तुम फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, फाइनेंसिंग सर्विसेज देते हो, बड़े बड़े फंड्स को बुलाते हो, टैक्सेस नहीं लगते। तो क्या वहां जाके हम प्रैक्टिस का ऑफिस ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम लोग इंडिया मतलब बाकी रीजन से वहां पे प्रैक्टिस की सर्विस दे सकते हैं हम लोग? बिल्कुल।
वहां जाके ओपन करना है कर लो, ठीक है। आईएफएससी के बाहर तुम्हारा ऑफिस है, वहां से सर्विस प्रोवाइड करना कर लो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्पर्ड बेटा, इतने सारे पॉइंट्स थे। फिर अभी सेकंड शेड्यूल क्लॉज 4 है, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 का क्लॉज 4, जहां पर भी क्लोज कनेक्शन है वहां पे ऑडिट ऑडिट मत करो, ओपन मत दो, अश्योरेंस मत दो। एएसएम, एडवांस सर्वेलेंस मेजर, अगर आप बैंक ऑडिट कर रहे हो, रिटेल का ऑडिट कर रहे हो, बैंक्स वगैरह में यहाँ पे कस्टमर्स के ऊपर नजर रखी जाती है, उनके बिहेवियर पे, सीसीटीवी के थ्रू, उनके डेटा के थ्रू, उनके एक्टिविटीज के थ्रू, कि कुछ अनयूजुअल तो नहीं कर रहे, फ्रॉडुलेंट तो नहीं कर रहे, अनएथिकल तो नहीं कर रहे। इट इज लाइक इंटरनल ऑडिट इनका कहना है, क्योंकि आप ये एएसएम का काम कर रहे हो तो प्लीज स्टैट्यूटरी ऑडिट मत करो, ठीक है। एवीजे इज प्लेइंग दिस फेमस डिस्क बिट्स, ऐसे ही एक वीजे है जो फेमस डिस्क बिट्स प्ले कर रहा है, ठीक है। इज वेरी हैप्पी कि हम क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इस फेमस बेटा, ठीक है भाई, बार बार आपको सुनना है, इसको देखना है। अगर आप अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, अनलिस्टेड शेयर्स का वैल्यू, जो बहुत सेंसिटिव मामला है, आप उसी कंपनी का टैक्स ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। जॉइंट वेंचर ऑडिट, नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। अगर सीए इन प्रैक्टिस किसी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और ये लोग मिलकर एक जेवी बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली वही जेवी बना रहे हैं, इन्वॉल्व है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। तो सीए इन प्रैक्टिस कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना हुआ है, और वो एज अ वेंचर एक्ट कर रहे जेवी का, ही कैन नॉट डू ऑडिट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस इश्यूज है, ये तो और भी जोरदार है, ठीक है। आइए, सपोज सीए इन प्रैक्टिस एक सोसाइटी है, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशनल सोसाइटी होती है, और उनके अंदर कॉलेजेस चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, फलाना फलाना फलाना। एक एजुकेशनल सोसाइटी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, सीए के रिलेटिव या डिपेंडेंट लोग मैनेजिंग कमिटी में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सीए के लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और वो ऊपर की सोसाइटी का ऑडिटर नहीं बन सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, इंडिपेंडेंस इश्यूज है। मेरे रिश्तेदार अगर चीजों को चला रहे हैं और मैं ऊपर जाकर ऑडिट कर रहा हूं, नॉट अलाउड। ऊपर जाकर ऑडिट कर रहा हूं बेटा, नॉट अलाउड। ये रिपीट हो रहा है बेटा, क्लॉज 11 वाली बात, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, बात रिपीट होगी वो बात। क्लॉज 11 मैंने लिखा भी है वहां पे। अगर आप डायरेक्टर, ठीक है, अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर बना तो बिंदास बनो, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बिंदास बनो। जब तक आप एक सिंपल डायरेक्टर हो, बस मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, सिटिंग फीस ले रहे हो, कोई डे टू डे एक्टिविटीज नहीं चला रहे हो, बिंदास अलाउड है। हम पहले डिस्कस करके आए थे बेटा कि कंपनी की पीएफ ट्रस्ट होती है, देयर इज अ पीएफ ट्रस्ट, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट होती है कंपनी की, यू नो दैट, ठीक है। अब यहां पे गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी का ऑडिट बहुत सेंसिटिव काम है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, वैसे ही पीएफ ट्रस्ट का इंटरनल ऑडिटर, पीएफ ट्रस्ट का इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। पीएफ ट्रस्ट का इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो इंटरनल ऑडिटर, जैसे अगर तुम पीएफ ट्रस्ट के इंटरनल ऑडिटर हो तो कंपनी के रेगुलर ऑडिटर नहीं बन सकते। शेयर परचेस, इंटरनल ऑडिटर शेयर परचेस कर सकता है, नो प्रोहिबिशन, अलाउड है। अरे बहुत ही खतरनाक है। एक नॉर्मल ऑडिटर शेयर खरीद नहीं सकता, इंडिपेंडेंस इश्यूज है। इंटरनल ऑडिट में थोड़ी ऐसा है, बिंदास खरीद, अलाउ किया इंस्टीट्यूट ने। एक सीए इन प्रैक्टिस प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, मतलब परचेस संभालना और इंटरनल ऑडिट दोनों करना, मतलब खुद का काम खुद चेक कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। अभी के अभी इंटरनल ऑडिटर को एक चीज अलाउ की, एक चीज अलाउ नहीं की है, लॉजिकल, लेकिन दोनों। कॉन्करेंट ऑडिटर, बड़ी बड़ी बैंक्स होती है ना, वो स्पॉन्सर करती है छोटी बैंक्स को, उनका पूरा कामकाज, स्ट्रेटेजी वेटेजी, पूरा ऑफिस सेटअप करके देना। ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। जैसे बैंक का कॉन्करेंट ऑडिटर बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता, वैसी ये जो बैंक स्पॉन्सर कर रही है उसका कॉन्करेंट ऑडिटर स्पॉन्सर्ड बैंक का,
स्पॉन्सर्ड बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब तुम यहां भी ऑडिट नहीं कर पाओगे और यहां भी ऑडिट नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू ऑडिट। जो बंदा कंपाइलेशन का काम कर रहा है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, ये तो कॉमन सेंस है भाई। तुम अगर कंपाइलेशन का काम कर रहे हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आपने बैंक के किसी भी ब्रांच से लोन लिया है तो तुम किसी भी ब्रांच का और बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। भले एफडी के अगेंस्ट लोन लिया हो, मतलब नेट जीरो, 50 लाख की एफडी पे 50 लाख का लोन लिया ना, डिस्क्वालिफाइड, ऑडिट नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 18 में पढ़ते बेटा अपन बीआरएसआर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। एनुअल रिपोर्ट में से कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जाती है, वैसे बीआरएसआर रिपोर्ट जाती है और उसका ऑडिट भी होता है। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, क्या वो बीआरएसआर का बनाने में एडवाइजरी दे सकता है? यस। क्या बीआरएसआर का ऑडिट कर सकता है कोर रिपोर्ट का? यस। लेकिन प्रिपरेशन नहीं कर सकता। A financial statement auditor, statutory auditor can do advisory for BRSR, audit for BRSR, assurance for BRSR, but cannot prepare भाई, prepare नहीं मार सकते आप, BRSR को prepare नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिटर भाई ये खास है। अभी हमने बोला था प्रोविडेंट फंड का इंटरनल ऑडिटर यहां पे स्टैट्यूटरी, उल्टा कर रहे हैं। कंपनी का इंटरनल ऑडिटर क्या पीएफ ट्रस्ट का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है? यस। ऐसा क्यों सर? तो कंपनी ऑडिट बहुत सेंसिटिव है, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है, तो ईएसबी ने वो देख के बोला नहीं 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 नहीं, उधर का बंदा इधर नहीं करेगा ऑडिट। लेकिन ट्रस्ट ऑडिट इतना सेंसिटिव नहीं है, ट्रस्ट एक्ट में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है ज्यादा, तो इधर का इंटरनल ऑडिटर वहां पे कर सकता है। यस। बड़ा रिवाइज करनी पड़ेगी केसेस बार बार। क्या ट्रस्टी ट्रस्ट का ऑडिट कर सकता है? नो, ये तो पहले भी पढ़ा हमने, नहीं कर सकता। क्या मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, मेंबर ऑफ द ट्रस्ट मतलब बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट ऑडिट कर सकता है? यस। प्रोहिबिटेड कोई लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा हो, मना नहीं कर रहा हो तो कर सकता है। ऐसे भी लॉ विल ओवरराइड एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस अगर लॉ है तो। स्टॉक ऑडिट, अगर तुम पूरे बैंक में किधर भी स्टॉक ऑडिट या कोई भी इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो, इंस्पेक्ट स्टॉक ऑडिट, इंस्पेक्शन ऑडिट, कुछ भी कर रहे हो आप पूरे बैंक में कहीं पर भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते। फिर यू कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच बैंक, नॉट अलाउड। इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो, स्टॉक ऑडिट कर रहे हो, बाकी नहीं करने का। सिस्टम ऑडिटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिस्टम ऑडिटर मतलब पूरा आईटी सिस्टम्स वगैरह बराबर है कि नहीं वो देखना। क्या एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जैसे अब यहां पे कंट्रोवर्सी है, जैसे इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं करता लेकिन सिस्टम ऑडिटर कर सकता है भाई साहब, प्रोवाइडेड उसका सिर्फ सिस्टम से लेना देना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहीं पे चेक करने वाला काम नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सिस्टम ऑडिटर कैन डू स्टैट्यूटरी ऑडिटर प्रोवाइडेड सिस्टम ऑडिटर डजंट हैव वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। इनडेटेड के बारे में अपन पढ़कर आए काउंसिल गाइडलाइंस 2008 में, वो पूरा कंबाइन करके अपन ने पढ़ा, यहां पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर काउंसिल 2008, तो फिर एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस से रिलेटेड कुछ अपन ने क्लॉज 6 में पढ़े था, सेमिनार ले सकते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज के लिए, दोस्तों के एम्प्लॉयज के लिए, क्लाइंट, वैसे ही ज्वाइंट ट्रेनिंग। चार्ट अकाउंटेंट्स कैन टेक ज्वाइंट ट्रेनिंग फॉर देमसेल्व्स उनके एम्प्लॉयज के लिए, क्लाइंट के एम्प्लॉयज के लिए बिंदास लो, पैसे चार्ज करके बिंदास लो, शेयरिंग करो बिंदास, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, क्या सीए फर्म का खुद का उद्योग आधार हो सकता है? क्या हो सकता है ना भाई, जैसे पूरी इंडिया में बिजनेस सबका आधार है, तो अपना ठीक है, अपना भी आधार कार्ड हो सकता है, उद्योग आधार सीए फर्म का, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन दूसरा बिजनेस ऑक्यूपेशन नहीं करने का, सिर्फ सीए प्रैक्टिस करने का। मैसेजिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू मैसेजेस करना है, नॉट अलाउड। कियोस्क, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक एक काउंटर सेटअप करने का, और वो टेबल ऐसा कियोस्क आपको दिखा होगा एग्जीबिशंस में होता है, कहीं कहीं पे बिजी सेंटर्स पे होता है, उसके थ्रू प्रोफेशनल सर्विस अलाउ कर दी भाई, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, तो अलाउड है, बिंदास अलाउड है, यूज करना चाहिए आपने। विजिटिंग कार्ड स्टेशनरी पे विजन वैल्यूज क्या है, नॉट अलाउड। जनरली क्लॉज 6 लगता है विजिटिंग कार्ड्स को, नॉट अलाउड। फोटो छपरीगिरी, नॉट अलाउड। ये क्यूआर कोड डालना ताकि उसको स्कैन करके सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव हो जाए, नॉट अलाउड है, सॉरी।
विजन वैल्यू नॉट अलाउड, फोटो नॉट अलाउड, बीच में की चीज अलाउड है। इंस्टीट्यूट ने कुछ सालों पहले मॉडल के नीचे क्लॉज 7 में लिखा था, इसलिए क्लॉज 7 है, बाकी ऐसा कोई लॉजिकल भयंकर रीजन नहीं है। ठीक है। प्रमोटर आप कंपनी की वेबसाइट पे आपका नाम लिखा है सीएन प्रैक्टिस का, यू आर प्रमोटर एंड डायरेक्टर, अभी हो तो हो, लिखने में क्या प्रॉब्लम है? लीन एक्सरसाइज करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, रिकॉर्ड्स पे, ये अदर मिसकंड में पढ़ते हम अलाउड नहीं, इवन इफ फीस अनपेड। ये एथिकल सैंड बोर्ड ने इसको बोला हुआ है, रिपीट किया हुआ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बंदा डायरेक्टर कंपनी में, क्या उसी कंपनी को जब आरओसी फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं तो क्या उसको साइन कर सकता है क्या वो एज बराबर है? अरे भाई तुम्हारी कंपनी और तुम ही साइन मार रहे, एज अ मतलब सीएन प्रैक्टिस तुम ही साइन मार रहे, ये गलत हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा थोड़ा। तो आप क्लॉज 4 भी अप्लाई कर, नॉट अलाउड। तो बेटा इसको बार बार करना पड़ेगा। ये नोट भी मैंने लिख के दिया, बस वही कि भाई मेमोराइजेशन के लिए हमने ग्रुपिंग की है ऐसी। बाकी आप एथिकल सैंड बोर्ड और उसके बाद में फिर ये रिस्पेक्टिव क्लॉज का आप रेफरेंस दीजिए, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स। तो बेटा बहुत प्यारी तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स हमने खत्म किया है। पहले पार्ट में कोड ऑफ एथिक्स और सीआर के सेक्शन, दूसरे पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल, अगले पार्ट में सेकंड शेड्यूल, फिर काउंसिल गाइडलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट ये एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस।